So student, now we'll discuss the solution of this question. This is multiple choice question. क्या बोला इस क्वेश्चन में? A carpenter glues a pair of cylindrical wooden log by bonding their end faces at an angle of theta equal to 30 डिग्री. ये एंगल थीटा है और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 30 डिग्री एज सोन इन फिगर. ये डायग्राम दिया हुआ है सर, ठीक है. और जहाँ पर ये इनको ग्लू के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है का वर्टिकल प्लेन से एंगल को ही क्वेश्चन में थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है और वो कितना दिया है? 30 डिग्री. अच्छा, जहां पर ये ग्लू से ज्वाइन किया हुआ है ना, इस प्लेन का मैं कुछ नाम दे देता हूँ. इसको मैं एम एन प्लेन बोल देता हूँ. तब ग्लू एट द इंटरफेस फेल. ये ग्लू इंटरफेस पे कब फेल होगा इसके बारे में बता रहा है. क्राइटेरिया 1, अगर यहाँ का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस टू 30.5 मेगापास्कल. बट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ का? इस प्लेन का, क्योंकि ग्लू यहाँ पर क्या हुआ है ना. ग्लू कब फेल होगा उसके बारे में बात कर रहा है. तो जहां पर ग्लू है उस प्लेन को मैं एम एन बोला हूँ क्या. तो क्वेश्चन में क्राइटेरिया 1 क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया 1 इज सेइंग क्राइटेरिया 1 इज सेइंग क्राइटेरिया 1 इज सेइंग अगर जहां पर ग्लू है वहां का नॉर्मल स्ट्रेस 2.5 मेगापास्कल से ज्यादा है, कोई क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा. तो अगर सिग्मा एम एन इज मोर देन 2. एम एन प्लेन के नॉर्मल स्ट्रेस को जहां पर ग्लू है उसको मैं सिग्मा एम एन से प्रेजेंट कर दे. और अगर इसकी वैल्यू 2.5 मेगापास्कल से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? इस क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होगा? टू फेल. क्लियर पॉइंट. सिमिलरली क्राइटेरिया 2, दो अलग अलग क्राइटेरिया दिया है. यस. क्राइटेरिया 2 क्या बोल रहा है? जहां पर ग्लू है अगर वहां का शियर स्ट्रेस 1.5 मेगापास्कल को क्रॉस कर रहा है तो ये फेल हो जाएगा. तो अगर इस प्लेन का जहां पर ग्लू है उस प्लेन के शियर स्ट्रेस को मैं टाउ एम एन बोलूं, तो अगर ये 1.5 मेगापास्कल को क्रॉस करता है ये फेल. क्लियर पॉइंट. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एज्यूम दैट द इंटरफेरेंस फेल बिफोर लॉग फेल. मतलब लॉग और कहीं से टूटे उससे पहले ये इंटरफेरेंस पे ही फेल होगा, ये एज्यूम कर लो. ठीक है. व्हेन अ यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 4 मेगापास्कल इज अप्लाइड एट द, यहाँ क्लियर, यूनिफॉर्म स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं 4 मेगापास्कल का, देन द इंटरफेरेंस ऑप्शन ए विल फेल ओनली बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया 1, फेल ओनली बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया 2, फेल बिकॉज ऑफ बोथ क्राइटेरिया 1 एंड 2 डज नॉट फेल. तो अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में लग रहा हो तो क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा. ठीक है. 4 मेगापास्कल का लग रहा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरफेरेंस कौन से क्राइटेरिया से फेल होगा? 1 से कि 2 से, कि दोनों से फेल नहीं होगा, कि दोनों से फेल हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इस एम एन प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे. अगर वो नॉर्मल स्ट्रेस इससे ज्यादा है तो इस क्राइटेरिया से फेल हो जाएगा, इससे कम है तो इससे फेल नहीं होगा. ठीक है. इस इंटरफेरेंस का शियर स्ट्रेस निकालेंगे. अगर वो 1.5 से ज्यादा है तो इस क्राइटेरिया से भी वो फेल होगा. अगर 1.5 से कम है तो इस क्राइटेरिया से फेल नहीं होगा. यही चीज करना पड़ेगा. क्या तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंटरफेरेंस का नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं. और अभी इसमें अगर ध्यान दोगे, केवल एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है 4 मेगा. अच्छा, अभी इस पूरे लेमिना में जो स्ट्रेस कंडीशन है वो 1D स्ट्रेस कंडीशन है. 1D इज द पार्ट ऑफ 2D स्ट्रेस कंडीशन. अच्छा, अंडर प्लेन तो इसको मैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के अंदर भी ले सकता हूँ. और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में अगर मेरे को किसी भी इंक्लाइन प्लेन का, जैसे यहाँ इंक्लाइन प्लेन का ही तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना, तो किसी भी इंक्लाइन प्लेन का अगर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है और शियर स्ट्रेस निकालना है ना, तो किसी भी इंक्लाइन प्लेन का पहले मैं क्राइटेरिया 1 से चेक करूंगा. क्राइटेरिया 1 के लिए नॉर्मल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा. और किसी भी इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2. अगर पूरा एकदम डिटेल में फॉर्मूला लिखोगे कॉस 2 थीटा, बट यहाँ पर एक बार के लिए मैं थीटा को थीटा डैश बोल देता हूँ कि यहाँ इस एंगल को थीटा बोला हुआ है, हो सकता है फॉर्मूले का थीटा अलग हो. प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा डैश प्लस टाउ एक्स वाई, बट इसको टाउ एक्स वाई, सॉरी ऐसे यहाँ लिखने में है फॉर्मूला में सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 होता है केवल, प्लस और हर तरफ प्लस आएगा ना. सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा डैश प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा. मेरा मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ इसलिए पूरा लिख दिया, बट जिसकी वैल्यू जीरो उसको पहले से जीरो पुट करते लिख सकते हो. जैसे सिग्मा वाई वाई जीरो है क्या? हाँ सर. टाउ एक्स वाई जीरो, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस तो केवल एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो पहले ही उसको जीरो पुट कर दो ना. तो इसको अगर पहले ही जीरो पुट कर दोगे जो चीज़ जीरो, तो क्या बचेगा? सिग्मा एक्स एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स एक्स डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा डैश. यहाँ मैं क्या पुट कर दिया सर? सिग्मा वाई वाई और टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? जीरो पुट कर दिया. यस सर. ठीक है. सिमिलरली मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ. किसी भी इंक्लाइन प्लेन का शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग को शियर स्ट्रेस भी निकालना है क्राइटेरिया 2 के. तो अगर मैं टाउ डैश से रिप्रेजेंट करूँ तो ये फॉर्मूला होता है माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एक्स एक्स
माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई टू साइन टू थीटा डैश प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। ये फॉर्मूला मेरे को याद रखने पड़ेंगे। अब अगेन सिग्मा वाई वाई और टाउ एक्स वाई जीरो है क्या, तो जो जीरो उसको जीरो पुट कर दो, और जो जीरो उसको जीरो पुट करोगे तो क्या बचेगा, माइनस सिग्मा एक्स एक्स डिवाइड बाई टू वाई वाई तो जीरो है, साइन टू थीटा डैश और टाउ एक्स वाई भी जीरो। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, पहले तो एम एन प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना है, उसके लिए उसका थीटा डैश देखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कैसे है मैं समझा देता हूँ। इसमें आरएचएस में क्या क्या रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और शियर स्ट्रेस सिग्मा वाई टाइप एक्स जीरो, तो उसमें दिमाग नहीं लगा रहे, बस नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन का बात करें तो फॉर्मूले में अगर वो टेंसाइल है तो प्लस साइन के साथ पुट करोगे, कंप्रेसिव तो माइनस साइन के साथ। अगला इसमें क्या आ रहा है, थीटा डैश। यस सर। थीटा डैश क्या है, जिस भी इंक्लाइन प्लेन का हम लोग को स्ट्रेस निकालना है, जैसे यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, यहाँ शियर स्ट्रेस, उस इंक्लाइन प्लेन का वर्टिकल से एंगल थीटा डैश है। और अगर वो वर्टिकल से जो एंगल है, अगर वो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा डैश प्लस लोगे, और अगर वो वर्टिकल से क्लॉकवाइज है तो थीटा डैश माइनस लोगे। यानी फॉर्मूले में जो एंगल है वो जिस भी इंक्लाइन प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन निकाल रहे हैं उसका वर्टिकल से एंगल, अगर वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस और क्लॉकवाइज तो माइनस। तो अभी मेरे को एम एन प्लेन, अभी मैं यहाँ पर वैल्यू देखते जाऊँ तो सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है सर, 4 मेगा प्लस 4 मेगा पास्कल है क्या, पहले क्योंकि वो टेंसाइल है। अगला मेरे को एम एन प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना है, तो एम एन प्लेन के लिए जो थीटा डैश होगा वो कितना होगा सर, तो एम एन प्लेन का वर्टिकल एंगल, और अभी एम एन प्लेन का वर्टिकल एंगल थीटा ही है जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है। यस सर, बट प्लस की माइनस, अब ये वर्टिकल से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज, जो थीटा डैश प्लस थीटा होगा क्या, यानी प्लस 30। तो एम एन प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए नॉर्मल स्ट्रेस के फॉर्मूले में थीटा डैश इतना पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स तो इतना पुट करोगे ही। एम एन प्लेन का शीयर स्ट्रेस निकालने के लिए और शीयर स्ट्रेस के फॉर्मूले में थीटा डैश की जगह इतना पुट कर देंगे, और सिग्मा एक्स इतना पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, पुट कर दो, आ जाएगा ये पहले एम एन प्लेन के लिए थीटा डैश कितना है सर, प्लस 30 डिग्री। फिर पॉइंट, अच्छा सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू तो पहले ही से पता है, सिग्मा एक्स एक्स कितना है, +4, तो यहाँ पुट करोगे +4 डिवाइड बाई टू प्लस 4 डिवाइड बाई टू कॉस टू थीटा डैश आ जाएगा। फिर पॉइंट तो कितना आ जाएगा सर, एम एन प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एम एन +4 डिवाइड बाई टू प्लस 4 डिवाइड बाई टू कॉस इंटू 30 डिग्री आ रहा है सर, ये 2 + 2 cos 60 हो जाएगा क्या, cos 60 1 + 2 इज कमिंग 3 मेगा। अच्छा अब एम एन प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस 3 आया, ठीक है, 2.5 से ज़्यादा है क्या, यस सर, तो मैं बोलूँ क्या क्राइटेरिया 1 के हिसाब से फेल हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं सिंस सिग्मा एम एन इज मोर देन 2.5 मेगा पास्कल, therefore as per criteria 1 interface, as per criteria 1 interface क्राइटेरिया 1 के हिसाब से तो फेल होगा, लेकिन अभी हम लोग को क्राइटेरिया 2 के हिसाब से भी चेक करना है, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी दोनों के हिसाब से फेल हो जाए। इसलिए एम एन प्लेन का शियर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, किसी भी इंक्लाइन प्लेन का शियर स्ट्रेस निकालने का इक्वेशन है, सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू +4 है तो यहाँ पुट कर दो +4 डिवाइड बाई टू साइन टू थीटा डैश, या 2 साइन टू थीटा डैश लिख। और एम एन प्लेन का शियर स्ट्रेस निकालने के लिए मेरे को क्या होता है कि एम एन प्लेन के लिए थीटा डैश की वैल्यू +30 डिग्री है, इस फॉर्मूले में थीटा की जगह +30 डिग्री पुट कर दोगे तो एम एन प्लेन का शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ एम एन आ जाएगा, आएगा -4 डिवाइड बाई टू साइन 2 लास्ट में मैग्नीट्यूड देखना है, प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन के लिए, साइन 6 कमिंग -1.73, मैग्नीट्यूड इज 1.732 में। फिर अब ये 1.5 से ज़्यादा है क्या, यस सर, और चूंकि 1.5 से ज़्यादा है तो क्राइटेरिया 2 के हिसाब से भी ये फेल हो जाएगा क्या, सिंस टाउ एम एन इज मोर देन 1.5 मेगा पास्कल, हियरफॉर हियरफॉर एज पर क्राइटेरिया 2 क्राइटेरिया इंटरफेस, यानी मेरा जो इंटरफेस है वो क्राइटेरिया 1 के हिसाब से भी फेल हो जाएगा
और क्राइटेरिया 2 के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, दैट इज फेल्स बिकॉज ऑफ बोथ क्राइटेरिया। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या बोला इस क्वेश्चन में? अ थिन प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर एज शोन इन फिगर बिलो अंडर द assumption of plane stress, which one of the following is option is correct? Normal stress is 0 in z direction, normal stress is tensile in z direction, normal stress is compressive in z direction, normal stress varies in the z direction. Clear point? अल्टीमेटली यहाँ मेरे को z डायरेक्शन के स्ट्रेस के बारे में पूछा है क्या? यस सर। तो यहाँ मेरे को सिग्मा जेड जेड के बारे में पूछा। अब इसका एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल है। जब इस प्लेट में हम लोग इस तरीके से चारों ओर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा? पॉइजन इफेक्ट जेड डायरेक्शन को इलोंगेट करने की कोशिश करेगा क्या? हाँ। अभी ध्यान देना, जेड डायरेक्शन में कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है। ये जो प्रेशर है ये तो मेरा इस तरीके से आ रहा है ना, एक तरह से देखोगे तो ये सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में, ये रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है, सॉरी, प्लेट के। लेकिन जेड डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं आ रहा है, तो नो लोड इज एक्टिंग इन जेड डायरेक्शन। यस सर, इज एक्टिंग इन जेड डायरेक्शन। एक फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, ध्यान देना, जेड डायरेक्शन में कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। रेस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब जेड डायरेक्शन में जो भी डिफॉर्मेशन होना चाहे हो सकता है। तो सेकेंड की पॉइंट यहाँ क्या है? नो रेस्ट्रिक्शन इन जेड डायरेक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन इन जेड डायरेक्शन। और चूंकि जेड डायरेक्शन में कोई लोड भी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है, जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा दैट इज सिग्मा जेड जेड, या उसको सिग्मा जेड बोलो, वो कितना होगा सर? 0। सिंपल रीजन क्या है? जेड डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है तो लोड के कारण स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो प्रेशर, एक तरह से देखोगे तो प्रेशर के कारण पॉइजन इफेक्ट जो है ना, वो जेड डायरेक्शन को इलोंगेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जेड डायरेक्शन में कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो जेड डायरेक्शन जितना इलोंगेट होना चाहे हो सकता है फ्रीली। यानी जेड डायरेक्शन में जो भी डिफॉर्मेशन होना चाहे वो फ्रीली हो सकता है, क्योंकि जेड डायरेक्शन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट्स वाई एक्चुअल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन क्या होगा सर? फिर मैं स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन पूछा था, कितना होगा? 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? नॉर्मल स्ट्रेस इज 0 इन जेड डायरेक्शन। ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज। तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, तो गेट 2023 में आया था, एमएसक्यू है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। विच ऑफ द प्लॉट्स shown is or are valid Mohr circle representation of a plane stress state in a material? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए कौन सा मोहर सर्कल पॉसिबल है या हो सकता है? द सेंटर ऑफ इच मोहर सर्कल इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट O, M1, M2, M3, M4। सिंपल ये ध्यान रखना कि कोई भी मोहर सर्कल हो ना, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस में, और नॉर्मल स्ट्रेस अभी एक्स एक्सिस में है यानी सिग्मा एक्सिस में आएगा। इन चारों में ना जिस मोहर सर्कल का सेंटर नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस में दिया वो पॉसिबल मोहर सर्कल है। जिस सर्कल का सेंटर नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस में दिया वो कभी भी मोहर सर्कल हो ही नहीं सकता। क्लियर पॉइंट? जैसे यहाँ पर ये इसका जो नॉर्मल स्ट्रेस, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन में दिया, ओरिजिन मतलब अल्टीमेटली एक्स एक्सिस यानी सिग्मा एक्सिस में आ ही रहा है, यानी इट कैन बी अ वैलिड मोहर सर्कल। यस सर। इसका देखोगे तो सेंटर सिग्मा एक्सिस में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। इसका अगर देखोगे तो इसका सेंटर जो है वो सिग्मा एक्सिस में आ रहा है क्या? तो ये हो सकता है। सेंटर पॉइंट ओ है वो सिग्मा एक्सिस में। सिग्मा एक्सिस में सेंटर पॉइंट आने का मतलब है कि मोहर सर्कल सिग्मा एक्सिस के सिमेट्रिक होगा हमेशा। ठीक है। इसका जो सेंटर है वो टाउ एक्सिस में आ रहा है, जबकि सेंटर तो सिग्मा एक्सिस में आना चाहिए, तो ये भी करेक्ट मोहर सर्कल नहीं हो सकता। यानी इन चारों में वैलिड मोहर सर्कल है M1 एंड M3। M1 ऑप्शन ए में मेंशन है तो इसका एक करेक्ट आंसर ए हो गया। M3 ऑप्शन सी में मेंशन है तो इसका एक करेक्ट क्या? सी। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या बड़ा इस क्वेश्चन में? अ लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज सब्जेक्टेड टू टू सेट ऑफ लोडिंग 1 and 2 as shown in figure. The resultant state of stress at a point corresponds to these two loading are shown in figure. ये दिया हुआ है, मतलब ये लोडिंग 1 के कोरस्पोंडिंग किसी पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन है, ये लोडिंग 2 के कोरस्पोंडिंग इस पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन है। क्लियर पॉइंट? अब क्वेश्चन क्या हो रहा है? इफ दिस टू सेट ऑफ लोडिंग आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली देन द नेट नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा एक्सिस। अगर ये दोनों एक साथ लग रहा है तो नेट नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा एक्सिस क्या होगा? अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लोडिंग कंडीशन के लिए ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन पता कर लेंगे। लोडिंग 1 में तो ऑलरेडी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन का दिया हुआ है, बट लोडिंग 2 में इस प्लेन और इस प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन है, तो इस स्ट्रेस कंडीशन का यूज करके लोडिंग 2 के लिए भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन पता कर लेंगे।
फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन जो दोनों केस का है उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे, तो नेट दोनों लोड जब एक साथ लग रहा है उसके लिए स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगा क्या, पॉइंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन का आ जाएगा। और अभी मेरे को केवल सिग्मा एक्सिस पता करना है, तो जैसे ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का रिजल्टेंट निकल गया सिग्मा एक्सिस वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर पॉइंट। मान लो बट मेरे को सिग्मा एक्सिस ना पूछ के किसी इंक्लाइन प्लेन का पूछा होता तो वो भी इजिली पता कर सकते हो अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन पता कर लिया। यार अभी सिग्मा एक्सिस निकालना है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन रिजल्टेंट निकालिए इन दोनों का मिला के तो काम हो जाएगा। और उसके लिए पहले मेरे को लोडिंग 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन पता करना पड़ेगा। इसको मैं मोहर सर्कल से निकालूंगा क्योंकि वो इजीली निकल जाएगा। तो पहले हम लोग लोडिंग 2 के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन पता कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लोडिंग 2 को अलग से कंसिडर कर लेता हूँ। तो लोडिंग तूने क्या दिया, दिस एक्सिस इज x1, दिस एक्सिस इज y1। x1 का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है 45 डिग्री, और यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है कितना सर, सिग्मा। फिर पॉइंट, तो अगर हम लोग बोले P, इसको Q बोले, इसको R S, तो अल्टीमेटली इसमें दो परपेंडिकुलर प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन दिया है ना, तो इसलिए इसका मोहर सर्कल ड्रॉ हो सकता है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को पता करना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन। यहाँ पर मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये A, इसको B, इसको अगर मैं C बोलूँ, इसको D, वर्टिकल। अब कैसे पता करोगे, तो इसका पहले मोहर सर्कल ड्रॉ करो। मोहर सर्कल कैसे होगा, यहाँ पर मेरे को दो परपेंडिकुलर प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन पता है तो इजीली मोहर सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि दो परपेंडिकुलर प्लेन यानी प्लेन के बीच का एंगल 90, तो मोहर सर्कल में उनके स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो मोहर सर्कल के डायमेट्रल पॉइंट पता चल जाएगा क्या, और जैसे ही मोहर सर्कल का डायमेट्रल पॉइंट पता चल गया मोहर सर्कल ड्रॉ कर सकते। क्लियर पॉइंट। यहाँ पर मेरे को क्या पता है सर, पी क्यू का स्ट्रेस कंडीशन पता है, क्या होगा पी क्यू का, एक्स मोहर सर्कल में एक्स कोऑर्डिनेट नॉर्मल स्ट्रेस को बताता है, वाई कोऑर्डिनेट शियर स्ट्रेस को। नॉर्मल के लिए मोहर सर्कल के लिए साइन कन्वेक्शन क्या है, टेंसाइल प्लस कंप्रेसिव माइनस। शियर के लिए अगर वो लेमिना को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो माइनस। ये कोई मैट्रिक्स का साइन कन्वेक्शन नहीं है, ये मोहर सर्कल के लिए साइन कन्वेक्शन। तो पी क्यू प्लेन में तो नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, शियर भी नहीं आ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो। अगला अगर क्यू आर प्लेन का देखोगे, पी क्यू का परपेंडिकुलर, तो पी क्यू प्लेन का, क्यू आर प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा टेंसाइल है तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस सिग्मा होगा क्या, और कोई भी शियर नहीं आ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और चूंकि पी क्यू और क्यू आर प्लेन के बीच का एंगल 90 है तो ये मोहर सर्कल के डायमेट्रल पॉइंट देंगे तो सर्कल ड्रॉ हो जाए। तो पहले मैं लोडिंग 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या ड्रॉ कर लेते हैं सर, मोहर सर्कल। क्लियर पॉइंट, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे मोहर सर्कल में, वाई एक्सिस में शियर स्ट्रेस, एक्स एक्सिस में नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज पी क्यू प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन क्या है 0,0, तो ये ओरिजिन पे आएगा क्या, हाँ। और दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेस कंडीशन ऑफ पी क्यू प्लेन। यस सर, क्यू आर प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन क्या, सिग्मा कॉमा जीरो, यानी एक्स कोऑर्डिनेट प्लस सिग्मा। यस सर, और वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो ये कहीं यहाँ आएगा क्या, दिस इज द स्ट्रेस कंडीशन पॉइंट ऑफ क्यू आर प्लेन, और ये डिस्टेंस कितना होगा सिग्मा। और चूंकि पी क्यू और क्यू आर प्लेन के बीच का एंगल 90 है तो मोहर सर्कल में उनके स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल 180 होगा। मतलब ये सर्कल के डायमीट्रल पॉइंट, डायमीट्रल पॉइंट मतलब इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दूं तो सर्कल का डायमीटर मिल जाएगा। और डायमीटर मिल गया तो इसका बीचों बीच वाला पॉइंट सर्कल का सेंटर होगा क्या, हाँ सर। और मोहर सर्कल का सेंटर हमेशा सिग्मा एक्सिस में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, और ये बीचों बीच वाला पॉइंट है, ये पूरा डिस्टेंस सिग्मा है, ये सिग्मा का हाफ दैट इज सिग्मा बाई 2 हो जाए। यस सर, तो ये हम लोग को मोहर सर्कल का सेंटर मिल गया, और ये सरकमफ्रेंस का पॉइंट है, तो सेंटर और सरकमफ्रेंस का पॉइंट तो अल्टीमेटली क्या ड्रॉ हो जाएगा, मोहर सर्कल। क्लियर पॉइंट, तो हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, मोहर, ऐसा बनेगा। ये हो गया, ठीक है, एकदम इसके लेके ड्रॉ नहीं किया। अच्छा, जैसे ही मोहर सर्कल पता चल गया, इसका रेडियस पता चल जाएगा क्या, रेडियस क्या होगा, ये सेंटर और ये इसका सरकमफ्रेंस पॉइंट, और ये डिस्टेंस सिग्मा बाई 2 है, तो इसका जो रेडियस होगा, साइड में कहीं रेडियस लिख दे रहा हूँ, रेडियस को अगर मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूँ तो रेडियस इसका कितना आएगा सर, सिग्मा बाई। अब हम लोग को पता करना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन, तो पहले मैं ए बी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट यहाँ लोकेट कर लूंगा, तो ए बी का स्ट्रेस कंडीशन पता चल जाएगा, ए बी का पता चल गया तो बी सी का इजिली पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी और बी सी प्लेन के बीच का एंगल 90 है क्या, हाँ सर। तो ए बी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट और बी सी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट मोहर सर्कल में आपस में डायमेट्रल पॉइंट होंगे क्या, तो जो ए बी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट मिल जाएगा तो उसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी सी का स्ट्रेस कंडीशन वाला। तो पहले ए बी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट पता कर लेते हैं, कैसे पता करेंगे, तो मेरे को पता है ए बी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट करना है यहाँ पर, यस सर। अब पता मैं उस प्लेन से करूंगा जिसका प्लेन और जिसका स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट मोहर सर्कल में पता है।
अच्छा, मोहर सर्कल में मेरे को PQ प्लेन का भी स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट पता है और QR प्लेन का भी स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट पता है। तो जब AB का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट मोहर सर्कल में पता करना है तो या तो PQ से करो या QR से करो, दोनों में से किसी भी से भी कर सकते हो। तो या तो PQ से करो या QR से। तो मान लो मैं PQ से पता करता हूं, तो कैसे पता करेंगे? अगेन यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि दो प्लेन के बीच का एंगल अगर फाई है तो मोहर सर्कल में उनके स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल कितना होगा? 2 फाई। तो अब कैसे पता करेंगे? मेरे को किसका स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट पता करना है सर? मोहर सर्कल में मुझे पता करना है सर किसका? ए बी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट पहले पता करो। तो कैसे पता करूंगा? उसके लिए यहाँ लिखो प्लेन और फिर यहाँ लिखो मोहर सर्कल में उनका स्ट्रेस कंडीशन। एस डॉट सी डॉट मतलब यहाँ स्ट्रेस कंडीशन, ये एब्रीविएशन यूज करो। क्लियर पॉइंट? प्लेन। अब ए बी का पता मैं कहां से कर रहा हूं पहले वो डिसाइड कर लो, या तो पीक्यू से या क्यूआर से। तो मैं किससे डिसाइड किया हूं सर? मैं किससे पता करूंगा? पीक्यू से पता करूंगा। ठीक है, क्योंकि पीक्यू का प्लेन और ये पीक्यू का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट। तो अभी मैं पता किससे कर रहा हूं? पीक्यू से। तो ए बी का तो पता करना है, अच्छी बात है, बट पता किससे कर रहा हूं? पीक्यू से। अच्छा, जिससे पता कर रहे हो उसको हमेशा पहले लिखोगे, क्योंकि पीक्यू का प्लेन भी पता है और पीक्यू का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट भी यहाँ पता है। तो पता चूंकि मैं PQ से कर रहा हूं तो पहले PQ को लिखना, गलती से भी AB को लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये PQ प्लेन और ये PQ प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन यानी मोहर सर्कल। अब PQ से पता किसका करना है? AB। तो बाद में यहां लिखो AB प्लेन और ये AB प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन। अच्छा, अभी मेरे को AB का प्लेन पता और स्ट्रेस कंडीशन पता करना है क्या? हाँ सर। तो पहले इसलिए प्लेन पे जाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा? PQ से AB प्लेन का एंगल देखूंगा। शुरू PQ से करोगे तो PQ मेरा ये है। अच्छा, AB वर्टिकल प्लेन है क्या? वर्टिकल प्लेन को एक बार के लिए यहाँ ड्रॉ करके दिखा दूं। AB इज वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब PQ से AB प्लेन का एंगल देखोगे, ये एंगल अगर निकालोगे ना तो 45 डिग्री आएगा। मेरे को पता है अगर दो लाइन के बीच का छोटा एंगल थीटा तो उनके परपेंडिकुलर बीच का भी छोटा एंगल थीटा होगा। ये हॉरिजॉन्टल और x1 के बीच का एंगल 45 है क्या? हाँ सर। ये x1 इसका नॉर्मल डायरेक्शन है तो ये x1 का परपेंडिकुलर हो गया और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45। अब PQ से शुरू करके AB का एंगल देखो, तो क्या PQ से AB का एंगल 45 डिग्री क्लॉकवाइज है क्या? यस सर। तो PQ से AB का एंगल 45 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो PQ के स्ट्रेस कंडीशन से यहां से शुरू करोगे, K से AB के स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल 45 का डबल यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और जैसे ही इस तरीके से मूव करोगे इस डायग्राम में मेरे को AB का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? PQ के स्ट्रेस कंडीशन यानी PQ के स्ट्रेस कंडीशन को पहले तो उसको सेंटर से मिलाओ। सेंटर से मिलाओगे तो ये बना, ये बना। हाँ सर। अब PQ के स्ट्रेस कंडीशन को सेंटर मिलाया, अब उससे कहाँ जाना है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी ऐसा, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री जाओगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी ऐसे जाना पड़ेगा क्या? हाँ सर। 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाने का देखो मोहर सर्कल के सरकमफ्रेंस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करें? यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेस कंडीशन ऑफ AB प्लेन। हाँ सर। अच्छा, जैसे ही स्ट्रेस कंडीशन ऑफ AB प्लेन पता चल गया तो उसका जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा, डायमेट्रिकली मतलब इसको सेंटर से मिलाओ और अपोजिट साइड चले जाओ। मोहर सर्कल को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो दिस इज द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। यस सर। ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करेगा AB के परपेंडिकुलर प्लेन के स्ट्रेस कंडीशन को, और AB का परपेंडिकुलर प्लेन BC यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन है क्या? तो दिस विल रिप्रेजेंट द स्ट्रेस कंडीशन ऑफ BC। अच्छा, अभी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखोगे, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के बराबर है क्या? विच इज सिग्मा बाई 2। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है तो प्लस सिग्मा बाई 2। इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट भी रेडियस के बराबर है और प्लस वाई डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस सिग्मा बाई 2। यस सर। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये भी ध्यान दोगे तो ये प्लस सिग्मा बाई 2 है क्या? यस सर, यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ। और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी प्लस सिग्मा बाई 2 रेडियस के बराबर, सॉरी सिग्मा बाई 2 रेडियस के बराबर नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस सिग्मा बाई 2 होगा। फाइनली मेरे को AB का स्ट्रेस कंडीशन मिल गया और BC का। AB का स्ट्रेस कंडीशन क्या आया सर? सिग्मा बाई 2 कॉमा सिग्मा बाई 2, और BC का स्ट्रेस कंडीशन क्या आया? सिग्मा बाई 2 कॉमा माइनस सिग्मा बाई। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ फॉर लोडिंग 2, मेरा ABCD। AB वर्टिकल प्लेन था, एक्स कोऑर्डिनेट नॉर्मल स्ट्रेस को बताएगा और वर्टिकल प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस कितना है? प्लस सिग्मा बाई 2 यानी टेंसाइल, ये सिग्मा बाई। पहले ये देखो, क्लियर पॉइंट। सेकंड जो सिग्मा बाई 2 है वो वर्टिकल प्लेन का शियर स्ट्रेस को बताएगा, और मोहर सर्कल में ये प्लस आ रहा है। मोहर सर्कल में शियर स्ट्रेस के लिए प्लस मतलब क्लॉकवाइज और माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एलोंग में ऐसा एरो लोगे, एलोंग में ऐसा एरो जो लेमिना को कैसा घुमाए? क्लॉकवाइज। उसके लिए इधर ऊपर लेना पड़ेगा, इधर नीचे लेना पड़ेगा। तो वैल्यू कितना है?
सिग्मा बाई टू। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। क्या क्या BC का देखोगे तो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट नॉर्मल स्ट्रेस को बताएगा विच इज सिग्मा बाई टू। टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस यानी BC का परपेंडिकुलर और टेंसाइल इसलिए आउटवर्ड। तो ये भी कितना है? सिग्मा बाई टू। क्लियर पॉइंट? हो गया ये हो गया। अगला शियर स्ट्रेस माइनस सिग्मा बाई टू। माइनस सिग्मा बाई टू यानी अलोंग में ऐसा रो जो लेमिना को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। क्लियर? और ये चीज तो पक्का ही है कि इसके परपेंडिकुलर में कॉम्प्लीमेंट्री शियर आएगा, तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर पॉइंट? और अगर ये सिग्मा बाई टू है तो ये भी कितना होगा? ये लोडिंग टू के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन आ गया। और जैसे ही आ गया तो हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस कंडीशन पता कर सकते हैं फॉर लोडिंग वन एंड लोडिंग टू। लोडिंग वन, ये मेरा लोडिंग वन था, ठीक है। लोडिंग वन में केवल एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा, यस सर, प्लस लोडिंग टू के कोरस्पॉन्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन निकाल चुके हैं, यस सर, दिस इज लोडिंग टू। और लोडिंग टू के लिए क्या आया स्ट्रेस कंडीशन? दिस इज सिग्मा बाई टू। दिस इज ऑल्सो वाई डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा बाई टू, साथ में सीआर आ रहा है। ये कैसा घुमा रहा है लेमिना को? क्लॉकवाइज। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर कैसा घुमा रहा है? एंटी क्लॉक। ध्यान देना। और ये कितना है? सिग्मा बाई टू। यहाँ से रिजल्टेंट स्ट्रेस कंडीशन निकल जाएगा क्या? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का। अभी मेरे को केवल सिग्मा एक्सेस जाना है, तो इसमें लोडिंग वन में सिग्मा एक्सेस सिग्मा, लोडिंग टू में सिग्मा एक्सेस सिग्मा बाई टू, तो दोनों का सम कर दो तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। और यहाँ पर मैं ओरली दिखा दे रहा हूँ क्या, यहाँ एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है प्लस सिग्मा क्योंकि टेंसाइल, और यहाँ प्लस सिग्मा बाई टू। तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा सर? सिग्मा प्लस सिग्मा बाई टू, दैट इज 3 सिग्मा बाई टू। अगला, यहाँ वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस जीरो, यहाँ वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा बाई टू, तो दोनों का एल्जेब्रिक सम करोगे तो ये सिग्मा बाई टू ही होगा क्या? यहाँ वर्टिकल प्लेन पे शियर स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा बाई टू जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो रिजल्टेंट यही रहेगा क्या? वर्टिकल प्लेन में शियर स्ट्रेस जो लेमिना को क्लॉकवाइज घुमाएगा और सिग्मा बाई टू। और ठीक है, वर्टिकल का आ गया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उसका कॉम्प्लीमेंट। अभी मेरे को रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन दैट इज सिग्मा एक्स एक्स पूछा है, और रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है? ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। फिर रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस सिग्मा एक्स एक्स कितना आ रहा है? 3 सिग्मा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर पॉइंट? वाई डायरेक्शन का रिजल्टेंट सॉरी रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन पूछा, मैं गलती कर दिया, दैट इज सिग्मा एक्स एक्स, और वो कितना आ रहा है? सिग्मा 3 सिग्मा बाई टू। जैसे अगर मेरे को रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन पूछता तो सिग्मा बाई टू, ठीक है। अगर मेरे को शियर स्ट्रेस की रिजल्टेंट वैल्यू पूछता चाहे टाउ एक्स वाई या वाई एक्स की, तो सिग्मा बाई टू। क्लियर? किसको भी कंफ्यूजन? रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन दैट इज सिग्मा एक्स एक्स कितना आ रहा है? दोनों लोडिंग का मिला के 3 सिग्मा बाई टू। का करेक्ट आंसर 3 सिग्मा बाई टू। तो कौन से ऑप्शन पे मेंशन्ड है? ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट, आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या बोला इस क्वेश्चन में? द स्ट्रेस स्टेट एट ए पॉइंट इन अ मटेरियल अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज इक्वी बाईएक्सियल टेंशन विथ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 मेगापास्कल। फिर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है जिसमें दो डायरेक्शन में केवल टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है और वो दोनों इक्वल है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, दैट इज 10 मेगापास्कल। नाउ इफ वन यूनिट ऑन द सिग्मा टाउ प्लेन, इट इज प्लेन, one unit in the sigma tau plane is 1 megapascal, the Mohr circle representation of the state of stress is given by, यानी उसका मोहर सर्कल कैसा बनेगा? अगर ये मोहर सर्कल का एक यूनिट 1 मेगापास्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या स्ट्रेस कंडीशन दिया हुआ है? एक प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है जिसमें दोनों डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, एंड दैट मैग्नीट्यूड इज 10 मेगापास्कल। पहले उसको ड्रॉ करके दिखा। सो दिस मैग्नीट्यूड इज 10 मेगा, और कोई स्ट्रेस नहीं है। अब इसका हम लोग को मोहर सर्कल से रिलेटेड कौन सा पॉइंट करेक्ट है ये पूछा है। ध्यान देना, मोहर सर्कल इसका प्रॉपर ड्रॉ कर लो, हो जाएगा। और यहाँ अगर तुम लोग ना मोहर सर्कल का, यहाँ अगर हम लोग मोहर सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस भी निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। और मोहर सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जो अप्रोच अच्छा लग रहा है उसको वो अप्रोच यूज करो। जैसे अगर हम लोग सिंपल बात करें, जब भी किसी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए मोहर सर्कल ड्रॉ करें तो उसमें दो एक्सिस आएगा, यस सर, ये वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में हमेशा हम लोग शियर स्ट्रेस लेके चलेंगे जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में हम लोग हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस लेके चलेंगे जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट। अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रेस कंडीशन का जो मोहर सर्कल बनेगा उसका अगर हम लोग रेडियस और सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालें, किसी भी सर्कल का रेडियस और सेंटर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा।
जब भी केवल मोहर सर्कल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछा तो रेडियस और सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल के सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पर सर सिग्मा एक्स जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है एक्स डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी है 10 मेगा पास्कल। यस सर। सिग्मा वाई वाई जो नॉर्मल स्ट्रेस है वाई डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी है वो भी 10 मेगा पास्कल। यस सर, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। टाउ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है सर 0। क्लियर पॉइंट। अब इसका यूज करके हम लोग रेडियस ऑफ मोहर सर्कल और मोहर सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर मोहर सर्कल के मैं सेंटर पॉइंट को सी बोल रहा हूँ, तो मोहर सर्कल के जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2, और मोहर सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अच्छा, जब ये निकालोगे तो सिग्मा एक्स एक्स सर 10 मेगा पास्कल है, प्लस सिग्मा वाई वाई भी 10 मेगा पास्कल डिवाइड बाई 2 कॉमा 0। यस सर, 10 प्लस 10 20 डिवाइड बाई 2 10 आएगा क्या। तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा एक्स कोऑर्डिनेट 10 और वाई कोऑर्डिनेट 0। पहले यहाँ पर हम लोग सेंटर कोऑर्डिनेट दिखा, एक्स कोऑर्डिनेट 10 वाई कोऑर्डिनेट 0। एक्स कोऑर्डिनेट यानी सिग्मा एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट 10 है और प्लस 10 है, यानी ओरिजिन से पॉजिटिव एक्सिस में जो इसका डिस्टेंस होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वो 10 मेगा पास्कल होगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ये मोहर सर्कल का सेंटर हो गया क्या, तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला इसका हम लोग रेडियस निकालेंगे। यस सर, मोहर सर्कल का रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है सर, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 10 माइनस सिग्मा वाई वाई भी 10 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई कितना है 0। आ जाएगा 10 माइनस 10 0 डिवाइड बाई 2 जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर, उसका रूट निकालोगे तो भी 0 आएगा क्या। यस सर, तो यहाँ पर जो मोहर सर्कल का रेडियस है वो कितना होगा 0। तो ये मोहर सर्कल का सेंटर हो गया। अब रेडियस इसका 0 है तो सेंटर से 0, रेडियस ही 0 है तो उसका मोहर सर्कल एक पॉइंट बनेगा क्या। हाँ सर, और उसका पॉइंट जहां पर सेंटर है वहीं पर अलाइन होगा क्या। तो इस केस में मोहर सर्कल एक पॉइंट बन रहा है, और ये केस हम लोग को ध्यान भी रहता है, अगर दोनों डायरेक्शन में इक्वल नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है और कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं आ रहा है, उस केस का मोहर सर्कल हमेशा एक पॉइंट बनेगा। क्लियर पॉइंट, ये वो इसका मोहर सर्कल पॉइंट बन रहा है, वो पॉइंट सिग्मा एक्सिस पे आ रहा है। यस सर, सिग्मा एक्सिस पे आ रहा है, यही इसका मोहर सर्कल होगा। क्लियर पॉइंट, यही इसका क्या हो गया मोहर, सिग्मा एक्सिस पे आ रहा है, और सिग्मा एक्सिस में कहाँ पर आ रहा है, जिसका ओरिजिन से पॉजिटिव सिग्मा एक्सिस से में डिस्टेंस कितना मेगा पास्कल है 10 मेगा। क्लियर पॉइंट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू प्रिंसिपल स्ट्रेस, नहीं रेडियस 0 है। ऑप्शन बी बोल रहा है पॉइंट, अभी तक तो सही है, पॉइंट बना ऑन द सिग्मा एक्सिस एट ए डिस्टेंस 10 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। 10 यूनिट है क्योंकि यहाँ 1 यूनिट मतलब 1 मेगा पास्कल, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या बोला इस क्वेश्चन में, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन अ कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मोहर सर्कल ऑफ रेडियस 100 मेगापास्कल विच इज सेंटर्ड एट 200 मेगापास्कल ऑन द नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। मेरे को इस स्ट्रेस कंडीशन का जिस भी पॉइंट का दिया है उसका मोहर सर्कल का रेडियस भी दे दिया और सेंटर का कोऑर्डिनेट भी दे दिया, तो मोहर सर्कल ड्रॉ कर। क्या बोला है क्वेश्चन में, मोहर सर्कल का जो रेडियस है उसको अगर हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें, सो दैट रेडियस इज 100 मेगा पास्कल। का सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर का अगर एक्स कोऑर्डिनेट का बात करूँ, एक्स कोऑर्डिनेट यानी सिग्मा एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, क्योंकि मोहर सर्कल में एक्स एक्सिस में हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस लेंगे, वाई एक्सिस में शियर स्ट्रेस लेंगे। सिग्मा एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट है, नॉर्मल सिग्मा मतलब नॉर्मल स्ट्रेस वाला एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस 200 है क्या, तो उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 200 होगा। वाई कोऑर्डिनेट मेरे को पता है कि मोहर सर्कल का वाई के सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, पॉइंट, यानी मोहर सर्कल का जो सेंटर है वो हमेशा सिग्मा एक्सिस में ही आएगा, यानी कि एक्स एक्सिस। इन्फॉर्मेशन ऑन अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से कोई दूसरा प्लेन है, इसका नॉर्मल स्ट्रेस 260 मेगा पास के लिए, सपोज उस प्लेन के लिए मैं सिग्मा डैश नोटेशन ले लेता हूँ, तो सिग्मा डैश किसी प्लेन का दिया हुआ है, उसका नॉर्मल स्ट्रेस कितना है सर 260 मेगा पास्कल है। तो हम लोग को उस प्लेन पे जिसका नॉर्मल स्ट्रेस 260 मेगा पास्कल है उसी प्लेन का शियर स्ट्रेस, ये क्वेश्चन बोला है क्या, तो देन वी हैव टू फाइंड उसी प्लेन का शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ डैश। अब उसके लिए पहले तो जो क्वेश्चन में मोहर सर्कल ड्रॉ दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब मोहर सर्कल को ड्रॉ करोगे तो अगेन मोहर सर्कल में दो एक्सिस बनेगा, वाई एक्सिस हमेशा नॉर्मल शियर स्ट्रेस को बताएगा, एक्स एक्सिस हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस को। क्लियर पॉइंट, ये एक्स एक्सिस हो गया विच इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल स्ट्रेस, ये हो गया वाई एक्सिस विच इज रिप्रेजेंटिंग शियर स्ट्रेस। क्या बोल रहा है, इस मोहर सर्कल का पहले तो रेडियस दिया है कितना है 100 मेगा पास्कल, और सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 200 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। पहले तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 200 है और वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी सेंटर पॉइंट अगर हम लोग लोकेट करेंगे
सेंटर पॉइंट अगर हम लोग लोकेट करेंगे, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे उसका डिस्टेंस 200 मेगा पास्कल और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिस डिस्टेंस इज 2। क्लियर पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट तो सेंटर का हमेशा 0 होगा, तो ये मोहर सर्कल का सेंटर मिल गया। अगला रेडियस, इसका रेडियस कितना है 100 मेगा पास्कल। अच्छा, अब रेडियस 100 है तो सेंटर से 100 मेगा पास्कल का वो डिस्टेंस लेके सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यस सर। अब 100 मेगा पास्कल हो गए तो 100 200 से कम है क्या, तो मोहर सर्कल के सरकमफ्रेंस का जो इधर का छोर आएगा, क्योंकि 100 200 से कम है तो यहाँ कहीं आएगा क्या, इधर का छोर। अब कंप्लीट मोहर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये क्या, अब मैं एग्जैक्ट कोई स्केल लेकर ड्रॉ नहीं किया हूँ, और ये मोहर सर्कल हो गया, और इसका रेडियस क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर, 100 मेगा पास्कल। रेडियस 100 मेगा पास्कल है, का रेडियस 100 मेगा पास्कल है। ये जो डिस्टेंस है वो ये रेडियस के बराबर है क्या, दिस डिस्टेंस, ये मेरा मोहर सर्कल बन गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, वो प्लेन जिसका नॉर्मल स्ट्रेस 260 मेगा पास्कल है, उस प्लेन का शियर स्ट्रेस कितना हो। अब नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्सिस में आ रहा है क्या, और उस प्लेन का बात करें जिसका नॉर्मल स्ट्रेस 260 मेगा पास्कल है, तो ओरिजिन से सिग्मा एक्सिस वाले में 260 मेगा पास्कल में चले जाएंगे। अच्छा 260 ध्यान से करना ना, ये डिस्टेंस 200 है तो 260 जाओगे तो इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या सर। अच्छा ये पूरा डिस्टेंस ये 200 और ये रेडियस के बराबर होगा क्या, तो क्या ये पूरा डिस्टेंस 300 है क्या, यस सर, और 260 300 से कम है, तो क्या 260 मेगा पास्कल वाला पॉइंट एक बार के लिए एक्स एक्सिस में लोकेट करूं तो यहाँ कहीं आएगा क्या, यहाँ कहीं आएगा। और इस पॉइंट से मैं अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो उस वर्टिकल लाइन का हमेशा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 260 मेगा पास्कल होगा क्या, हाँ सर ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 260 इधर क्यों आया, क्योंकि 200 से ज्यादा है और 300 से कम है, तो दिस डिस्टेंस इज 260 मेगा पास्कल। सारा डिस्टेंस मेगा पास्कल में तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या आ गया क्या, अब इस लाइन से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, इस पॉइंट से सॉरी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल। तो अगर मैं इस पॉइंट से अगर वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा लाइन बनेगा क्या, हाँ। और ये लाइन मोहर सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है, इस पॉइंट को सपोज एक बार के लिए मैं ए बोल दूं, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है, इस पॉइंट को मैं बी बोल दूं, मतलब मैं बोलूं क्या अल्टीमेटली वो प्लेन जिसका नॉर्मल स्ट्रेस 260 मेगा पास्कल है, ऐसा मेरे को 2 प्लेन मिलने वाला है, या तो वो प्लेन ए होगा या प्लेन बी होगा, क्योंकि प्लेन ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 260 मेगा पास्कल होगा, प्लेन बी जो होगा उसका भी जो स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट मोहर सर्कल मिल रहा है, इस पॉइंट का भी पॉइंट बी बोला हूं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो 260 मेगा पास्कल होगा क्या, यस सर। तो अगर मैं कोई एक रैंडम प्लेन है ए, ये उसका स्ट्रेस कंडीशन रिप्रेजेंट करा है जिसको पॉइंट ए बोलूं, कोई दूसरे प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन ये पॉइंट बी रिप्रेजेंट करा है, बट दोनों के लिए नॉर्मल स्ट्रेस 260 मेगा पास्कल होगा क्या, हाँ। अच्छा अब क्वेश्चन में तो बोला है जिस प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस 260 मेगा पास्कल है उसका शियर स्ट्रेस निकालना है, यानी मेरे को पॉइंट ए, अब यहां सवाल आ गया ऐसा तो 2 पॉइंट मिल गया, तो अब सर पॉइंट ए का शियर स्ट्रेस निकालू कि पॉइंट बी का शियर स्ट्रेस निकालू, तो यहाँ पॉइंट ए का निकालो चाहे बी का निकालो, दोनों का शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, भले साइन अलग है, तो अभी तो मेरे को वैल्यू से मतलब है ना, शियर स्ट्रेस में साइन केवल सही डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए, क्लियर पॉइंट। तो अगर हम लोग पॉइंट ए के लिए शियर स्ट्रेस निकालेंगे, पॉइंट ए का शियर स्ट्रेस यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस निकालोगे क्या, यस सर। अगला पॉइंट बी का शियर स्ट्रेस निकालोगे मतलब ये डिस्टेंस निकालोगे क्या, और ये दोनों डिस्टेंस सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, अगर मैं इस डिस्टेंस को एक बार के लिए ए से रिप्रेजेंट करूं तो ये डिस्टेंस भी ए से आएगा, कारण उसका क्या है, क्योंकि जो मोहर सर्कल है वो एक्स एक्सिस यानी सिग्मा एक्सिस के अबाउट हमेशा सिमेट्रिक होता है, और अगर इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो सेम नॉर्मल स्ट्रेस वैल्यू पे, तो इस पॉइंट पे ये हाइट आएगा वही हाइट ये आएगा, क्योंकि इस एक्सिस का ये हमेशा क्या है, सिमेट्रिक है। तो तुम लोग का मन कर रहा है तो पॉइंट ए के लिए शियर स्ट्रेस निकालो, चाहे अगर तुम लोग का मन कर रहा है तो पॉइंट बी के लिए निकालो। अब जब किसी के लिए भी निकाल सकते हो तो मैं पॉइंट ए के लिए निकाल लेता हूँ। यस सर, तो हम लोग कौन से पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं, पॉइंट ए के लिए। अब ये पॉइंट ए के लिए कैसे निकालेंगे सर, पॉइंट ए के लिए कैसे निकालेंगे, ये ए डिस्टेंस ए की वैल्यू निकालनी होगी। अब ये कैसे निकालेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है 260, पूरा ज्योमेट्री से चल होगा, ये डिस्टेंस कितना है 200। यस सर, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस 260 माइनस 200 दैट इज 60 मेगा पास्कल होगा क्या, यस सर। अच्छा अगर हम लोग बात करेंगे इस डिस्टेंस का, ये मोहर सर्कल का सेंटर है और पॉइंट ए मोहर सर्कल के सरकमफ्रेंस का पॉइंट है क्या, यस सर, ये मोहर सर्कल का सेंटर है, सेंटर पॉइंट को सी से रिप्रेजेंट।
तो जो मेरा AC होगा, क्या ये मोहर सर्कल का रेडियस R के बराबर होगा क्या? हाँ सर। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग D बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल ACD पे फोकस करोगे तो ये एंगल 90 है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। और 90 के सामने ये रेडियस R आ रहा है, तो ये हाइप हो जाएगा। और मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, जिसको अभी मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, स्मॉल a √R² माइनस 60² होगा क्या सर? और R रेडियस पता है, तो यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू पता चल जाएगी क्या? यस सर। तो अगर हम लोग इसका शियर स्ट्रेस निकालें, जिसको हम लोग टाउ डैश से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड a के बराबर ही होगा। और a कैसे निकालेंगे? √R² माइनस 60²। R इज व्हाट? रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल विच इज 100। तो 100² माइनस 60 आ जाएगा क्या? यहाँ से क्या आ जाएगा? टाउ डैश का मैग्नीट्यूड, तो जिस प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस का पास्कल है, उसका शियर स्ट्रेस कितना आएगा? √100² माइनस 60 आ रहा है सर, ये 80 मेगा पास्कल। क्लियर? इस पॉइंट का भी शियर स्ट्रेस निकालते हैं ना, तो वो -80 आता है। तो लास्ट में हम लोग को मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि शियर स्ट्रेस में साइन केवल सही डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए। वैल्यू तो 80 मेगा पास्कल ही रहा है सर। तो ये जिस प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस 260, उसका शियर स्ट्रेस आ गया, और कितना आ रहा है सर? 80 मेगा पास्कल। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन? द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑन एन एलिमेंट इज A. The same state of stress is shown in another coordinate system is shown in figure B. Figure A, figure B. Clear point? ठीक है। द कंपोनेंट टाउ एक्सेस टाउ वाई वाई, टाउ एक्सेस यह क्या, इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में टाउ एक्सेस है, ये टाउ वाई वाई, और दिस इज टाउ एक्स वाई। आर गिवन बाई, उसकी वैल्यू पूछा है। क्लियर पॉइंट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसके लिए हम लोग को सर्कल ड्रॉ करके सॉल्व करोगे, मोहर सर्कल ड्रॉ करके लिए सबसे आसान पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? क्वेश्चन को मैं मोहर सर्कल ड्रॉ करके, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को ये फिगर ए में ये स्ट्रेस कंडीशन दिया, और उसी के लिए दूसरे कोऑर्डिनेट पे ये स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। और ये अननोन है, यहाँ पर जो स्ट्रेस कंडीशन है उसको पी के टर्म में बताना है कि कितना। पहले ये इस स्ट्रेस कंडीशन में क्या मेरे को दो परपेंडिकुलर प्लेन का ये एंगल 90 है, तो क्या मेरे को दो परपेंडिकुलर प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन पता है क्या? हाँ सर। और कभी भी दो परपेंडिकुलर प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन पता है, तो उसका मोहर सर्कल हम लोग इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार के लिए उसी को समझने के लिए क्या करता हूँ मैं, इसमें इस पॉइंट, इसको पी बोल दे रहा हूँ, इसको बोल दे रहा हूँ, आर बोल दे रहा हूँ, इसको एस बोल दे रहा हूँ। मेरे को दो परपेंडिकुलर प्लेन पी क्यू और क्यू आर का स्ट्रेस कंडीशन पता है क्या? और पी क्यू और क्यू आर अगर स्ट्रेस कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, तो मोहर सर्कल में इनके बीच का एंगल 180 होगा। प्लेन के बीच, लेमिना में प्लेन के बीच का जितना एंगल है, मोहर सर्कल में उनके स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल डबल होता है। यहाँ पी क्यू और क्यू आर प्लेन के बीच का एंगल 90, मतलब मोहर सर्कल में उनके स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल 180, मतलब वो मोहर सर्कल के डायमेट्रल पॉइंट होंगे, और डायमेट्रल पॉइंट पता चल जाएगा तो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? हो गया। अच्छा, अब मेरे को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन एक तरह से यहाँ पता करना है क्या? इस प्लेन को मैं ए बी बोल देता हूँ, इसको ए बी सी। मेरे को ए बी और बी सी का स्ट्रेस कंडीशन दिया है, बट ये अननोन है, तो इन अननोन की वैल्यू पता करना है। तो एक बार मैं मोहर सर्कल ड्रॉ कर दूंगा ना, तो उस मोहर सर्कल में ए बी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट और बी सी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट लोकेट कर देंगे, और जैसे ही लोकेट कर देंगे तो इस अननोन की वैल्यू निकल जाएगी। और उसके लिए पहले हम लोग को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा सर? मोहर सर्कल। मोहर सर्कल के लिए मैं इस फिगर ए पे आ जाऊँ, फिगर ए। मोहर सर्कल में, मोहर सर्कल जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, मोहर सर्कल प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के दो एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया सर, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा लेंगे, और वाई एक्सिस में हमेशा शियर स्ट्रेस टाउ लेंगे। क्लियर पॉइंट? ठीक है, मतलब मोहर सर्कल का एक्स एक्सिस नॉर्मल स्ट्रेस को बताएगा, वाई एक्सिस शियर स्ट्रेस को। क्लियर पॉइंट? तो अब मेरे को दो परपेंडिकुलर प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन पता है। पहले तो पी क्यू का प्लेन स्ट्रेस कंडीशन क्या है? का एक्स कोऑर्डिनेट नॉर्मल स्ट्रेस को बताएगा, और वाई कोऑर्डिनेट शियर स्ट्रेस को। मोहर सर्कल के हिसाब से बात करूँ ना, अगर वो लेमिना को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसको प्लस, सॉरी, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए टेंसाइल को प्लस लेंगे, कंप्रेसिव को माइनस। थोड़ा बोलने में गलती कर दिया। शियर स्ट्रेस के लिए अगर वो लेमिना को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो प्लस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो माइनस लेना है। ये साइन कनेक्शन मोहर सर्कल के हिसाब से है। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नॉर्मल स्ट्रेस को बताएगा। पी क्यू प्लेन का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पी है क्या? क्योंकि टेंसाइल है, प्लस पी। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट शियर स्ट्रेस को बताएगा, तो पी क्यू प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट शियर स्ट्रेस आ ही नहीं रहा है, तो जीरो। यस सर। सिमिलरली अगर मैं क्यू आर प्लेन का बात करूंगा, क्यू आर प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन का एक्स कोऑर्डिनेट नॉर्मल स्ट्रेस होगा, और नॉर्मल स्ट्रेस क्यू आर प्लेन का पी बट कंप्रेसिव, और टेंसाइल को प्लस कंप्रेसिव को माइनस लेना, तो माइनस पी है क्या? वाई कोऑर्डिनेट क्यू आर प्लेन में कोई शियर स्ट्रेस आ ही नहीं रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा क्या? और पी क्यू और क्यू आर प्लेन के बीच का एंगल 90 है, तो मोहर सर्कल में उनके स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल 180 होगा।
मतलब वो मोहर सर्कल के डायमेट्रल पॉइंट दे देंगे तो सर्कल ड्रॉ। पहले इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। यस सर, पी क्यू प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन कितना है, प्लस पी कॉमा जीरो, यानी ओरिजिन से पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पी, तो ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में के बराबर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। ये जो पॉइंट है इसको मार्क कर दूं, ये जो पॉइंट है क्या ये मेरा पी क्यू प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन बताएगा क्या, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेस कंडीशन ऑफ पी क्यू प्लेन। क्लियर, ये एक पॉइंट है जो पी क्यू प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन को, अच्छा बात है। क्यू आर प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन माइनस पी कॉमा जीरो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस पी, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस पी यानी इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा अगेन वो पी के बराबर होगा क्या, तो भी तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस पी और वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो यहाँ आएगा क्या, ये जो पॉइंट है ये क्यू आर प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन आ गया क्या। अच्छा, ये पी क्यू का स्ट्रेस कंडीशन, ये क्यू आर का स्ट्रेस कंडीशन, ये दोनों मोहर सर्कल के डायमेट्रल पॉइंट हो गए, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर के प्लेन के बीच का एंगल 90 है, तो मोहर सर्कल में इनके स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल 180, 180 मतलब डायमेट्रल। मतलब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये मोहर सर्कल का डायमीटर है, और इसका जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा वो मोहर सर्कल का सेंटर होगा। अच्छा, मोहर सर्कल का सेंटर हमेशा एक्स एक्सिस यानी सिग्मा वाले एक्सिस में आता है, तो इसका बीचों बीच वाला पॉइंट एक्स एक्सिस में, और कहाँ आएगा तो ध्यान देना, ये डिस्टेंस भी पी, ये डिस्टेंस भी पी, तो ये पूरा 2p है, तो इसका हाफ पी होगा क्या, और हाफ इधर से पी इधर से पी जाओगे तो यहीं पर आएगा क्या, यहाँ पर जो ओरिजिन है यही मोहर सर्कल का सेंटर हो गया, और सेंटर हो गया। और अच्छा, ये दोनों सरकमफ्रेंस का पॉइंट है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस देख लो, वो रेडियस कहलाएगा, और वो डिस्टेंस पी के बराबर है क्या, यहाँ पर मोहर सर्कल का रेडियस कितना है पी, और सेंटर कितना है सर ओरिजिन, ये ओरिजिन ये सरकमफ्रेंस का पॉइंट, इसको लेके सर्कल ड्रॉ कर दो, तो एक सिंपल सा सर्कल ये लेके ड्रॉ नहीं, ये मैं क्या ड्रॉ कर दिया मोहर, जैसे ही मोहर सर्कल ड्रॉ किया तो ये उसका सेंटर है, और इसका रेडियस कितना आ गया, अगर रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट, तो इसका रेडियस कितना है सर, यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस अगर हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट इज इक्वल, अब मेरे को ए बी और बी सी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ए बी में जो स्ट्रेस कंडीशन दिया तो हुआ है बट वो अननोन के टर्म में दिया हुआ, मैं ए बी और बी सी के स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर लूँ, पहले ए बी का। अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करने के लिए बस एक ही प्रॉपर्टी याद रखना है कि अगर लेमिना में प्लेन के बीच का एंगल फाई है या थीटा है, जो भी रिप्रेजेंट करे, तो मोहर सर्कल में उनके स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल उसका डबल होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं पहले ए बी का पता कर रहा हूँ कि ए बी वर्टिकल प्लेन है क्या, हाँ सर, अगर ये वर्टिकल प्लेन को एक बार के लिए यहाँ ड्रॉ करके दिखाओगे, यहाँ ड्रॉ करके ए बी इज वर्टिकल, ये एंगल निकालोगे ना पी, ये एंगल 45 डिग्री है, कैलकुलेशन कर लेना कैसे, कैसे ये 45 आया, ध्यान देना ये इस प्लेन का नॉर्मल डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 है। अच्छा, कभी भी दो लाइन के बीच का एंगल 45, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच का भी छोटा एंगल 45 होगा क्या, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल, इस लाइन का ही परपेंडिकुलर पी क्यू है क्या, तो अगर इनके बीच का एंगल 45 है तो इनके परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल कितना। अब हम लोग ए बी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट पहले यहाँ पता करते हो, कैसे पता करोगे, तो ए बी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट अगर मेरे को यहाँ पर पता करना है तो वो कैसे पता करूंगा सर, तो ध्यान देना, मैं पहले ए बी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट मोहर सर्कल में पता करो, कैसे पता करोगे, यहाँ एक तरफ लिखो प्लेन और एक तरफ लिखो मोहर सर्कल, मेरे को पता है कि प्लेन के बीच का जितना एंगल होगा मोहर सर्कल में के स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल उसका डबल होगा क्या, यस सर। अच्छा, अब कैसे पता करेंगे, पता तो ए बी प्लेन का करना है बट पता कहाँ से करें, तो पता वहां से करोगे जिसका प्लेन भी पता और जिसका जिस प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट भी मोहर सर्कल में पता हो, पता वहां से करूंगा, क्योंकि ए बी का तो पता करना है बट पता कहाँ से करूंगा, उससे पता करूंगा ना जिसका इन्फॉर्मेशन मेरे को कंप्लीट पता हो, तो पता या तो मैं पी क्यू प्लेन से करूंगा या क्यू आर प्लेन से करूंगा, क्योंकि ये पी क्यू प्लेन है और मोहर सर्कल में ये पी क्यू प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन है, ये क्यू आर प्लेन है मोहर सर्कल में ये क्यू आर प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन है, तो ए बी का पता तो करना है बट पता कहीं इन दोनों में कहीं से भी कर सकते हो, या तो पी क्यू से या क्यू आर से, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर दोनों का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट मेरे को मोहर सर्कल में पता है, ठीक है। तो मान लो मैं पी क्यू से पता करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो जिससे पता करे उसको पहले लिखो, फिर पॉइंट, तो पता मैं किससे कर रहा हूँ सर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पता मैं किससे कर रहा हूँ पी क्यू से, तो पहले यहाँ पी क्यू लिखो, तो ये तो पी क्यू हो गया,
और यहाँ ये पी क्यू प्लेन का स्ट्रेस कंडीशन हो गया। स्ट्रेस कंडीशन को मैं शॉर्ट में एस डॉट सी डॉट लिखूंगा। एस डॉट सी डॉट मतलब स्ट्रेस कंडीशन। से पता किसका करना चाह रहा हूं सर? ए बी का पता करना चाह रहा हूं। तो यहाँ ये प्लेन ए बी हो गया और ये प्लेन ए बी का स्ट्रेस कंडीशन हो गया। अच्छा, अभी मेरे को प्लेन ए बी पता है और उसका स्ट्रेस कंडीशन पता है, पता करना है, इसलिए मैं पहले प्लेन पे रहूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू से ए बी प्लेन, शुरू पी क्यू से करोगे, पी क्यू से ए बी प्लेन का एंगल देखोगे। अच्छा, पी क्यू से ए बी प्लेन का एंगल देखोगे तो ये रहा पी क्यू और ये रहा ए बी। पी क्यू से ए बी, शुरू पी क्यू से करो, पी क्यू से ए बी प्लेन का एंगल 45 डिग्री, डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज है क्या? पी क्यू से शुरू करो, पी क्यू से ए बी प्लेन का एंगल 45 डिग्री क्लॉकवाइज है क्या? क्या सर? यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था, किसको पहले लिखो? जिस पहले हमेशा उसको लिखोगे जिसका इंफॉर्मेशन मेरे को पता है, बाद में उसको लिखो जिसका पता करना है। इसलिए मैं पहले पी क्यू को लिखा, बाद में ए बी को लिखा, और जो भी पहले लिख रहे हो दोनों जगह पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये लिख लिए, तो चूंकि मेरे को प्लेन ए बी का प्लेन पता है, स्ट्रेस कंडीशन पता करना है, इसलिए मैं पहले प्लेन पे रहा। तो मैं पी क्यू से ए बी प्लेन का एंगल देखूंगा, और पी क्यू से ए बी प्लेन का एंगल सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज है। दिस एंगल इज 45 डिग्री क्लॉकवाइज। जब स्ट्रेस कंडीशन में जाओगे तो प्लेन के बीच का जितना एंगल है, मोहर सर्कल में उनके स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल डबल। तो पी क्यू के स्ट्रेस कंडीशन से ए बी के स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल इसका डबल, यानी 90 डिग्री। यानी मैं पी क्यू के स्ट्रेस कंडीशन से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला जाऊं तो ए बी का स्ट्रेस कंडीशन, ये पी क्यू का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट है। अब इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाने का मतलब क्या है, मोहर सर्कल में एंगल कैसे जाते हैं ना, पहले इस स्ट्रेस कंडीशन वाले पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिलाओ, तो ये लाइन बचेगा, ये लाइन बचेगा, यस सर। अब इस लाइन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर मैं इस लाइन से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, और 90 डिग्री जाओगे तो यहाँ पहुंचोगे क्या? हाँ सर, उस लाइन को अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो ये लाइन बनेगा क्या? ये लाइन मोहर सर्कल के सरकमफ्रेंस को कहाँ इंटरसेक्ट करा है? यहाँ इंटरसेक्ट। यस सर, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन ऑफ ए। ये पॉइंट है ए बी प्लेन के स्ट्रेस कंडीशन। अच्छा, ए बी के बाद सर बीसी प्लेन का भी पता करना है। बीसी प्लेन के लिए भी चाहो तो वही मेहनत कर लो। पी क्यू और आर या क्यू आर का पता है, मान लो क्यू आर से पता कर लिया, तो क्यू आर से बीसी प्लेन का एंगल देखे किस डायरेक्शन में, तो स्ट्रेस कंडीशन में इसका एंगल उसका डबल लेके ड्रॉ कर लो। और यहाँ पर बीसी के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या ए बी और बीसी प्लेन के बीच का एंगल 90 है क्या प्लेन में? और प्लेन के बीच का एंगल 90 मतलब मोहर सर्कल में उनके स्ट्रेस कंडीशन के बीच का एंगल 180, मतलब वो मोहर सर्कल के डायमेट्रल पॉइंट होंगे क्या? यस सर। तो ए बी का जो स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट है, का जो ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट प्लेन है, पॉइंट है, वो बीसी का स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट होगा क्या? तो इसका ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, अपोजिट पॉइंट मतलब इसको सेंटर से मिलाओ और उसको दूसरे तरफ एक्सटेंड कर दो। मोहर सर्कल को यहाँ इंटरसेक्ट करा है, ये ए बी के स्ट्रेस कंडीशन वाले पॉइंट का डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब ये किसका स्ट्रेस कंडीशन वाला पॉइंट होगा? तो अब ए बी का स्ट्रेस कंडीशन क्या आ रहा है सर? ये जो डिस्टेंस है ये मोहर सर्कल के रेडियस के बराबर है, और रेडियस किसके बराबर आया? पी। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे तो चूंकि ये वाई एक्सिस में आ रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर यानी पी, बट प्लस वाई में है कि माइनस वाई में? माइनस वाई में, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस। वैसे बीसी का स्ट्रेस कंडीशन देखोगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट। अब डायग्राम में जो ए बी का स्ट्रेस कंडीशन और बीसी का स्ट्रेस कंडीशन दिया है ना, उसका उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट लिख लो और उसको इस कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देंगे, तो भी पूछा है निकल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ, इस डायग्राम में अभी फिगर बी में, फिगर बी के हिसाब से देखोगे, ए बी का स्ट्रेस कंडीशन अगर देखोगे मोहर सर्कल के हिसाब से, तो ए बी का स्ट्रेस कंडीशन एक्स कोऑर्डिनेट यानी नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस टाउ एक्स एक्स टेंसाइल है, ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका प्लस टाउ एक्स एक्स होगा। यस सर। वाई कोऑर्डिनेट इसका, वाई कोऑर्डिनेट शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई। अब लेमिना को क्लॉकवाइज घुमा रहे कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और मोहर सर्कल के हिसाब से क्लॉकवाइज प्लस और एंटी क्लॉकवाइज माइनस। ठीक है, तो ये माइनस टाउ एक्स वाई होगा। एंड बीसी का स्ट्रेस कंडीशन अगर देखोगे, का एक्स कोऑर्डिनेट इसका नॉर्मल स्ट्रेस टाउ वाई वाई प्लस, क्योंकि टेंसाइल है, शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, मोहर सर्कल के हिसाब से क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और क्लॉकवाइज यानी प्लस टाउ। यस सर। तो अब ए बी का जो भी स्ट्रेस कंडीशन आया तो मैं इससे इक्वेट कर दूंगा, ये कितना है? ए बी का जो भी स्ट्रेस कंडीशन आया, ए बी का स्ट्रेस कंडीशन, ए बी का स्ट्रेस कंडीशन जो डायग्राम में दिया वो क्या है? टाउ एक्स एक्स माइनस टाउ एक्स वाई, मोहर सर्कल के और माइनस टाउ। क्वेश्चन में हम लोग का ड्रॉ करने के बाद फाइनली क्या है? ए बी का स्ट्रेस कंडीशन ओ कॉमा माइनस पी। तो अगर इससे इक्वेट करोगे तो हम लोग को टाउ एक्स एक्स की वैल्यू पता चल गई है सर जी, टाउ एक्स वाई पता चल गया क्या?
माइनस टाउ एक्स वाई इक्वल टू माइनस पी, मतलब टाउ एक्स वाई तो प्लस पी होगा ना। सिमिलरली अगर बीसी का स्ट्रेस कंडीशन देखो, ठीक है, तो डायग्राम के हिसाब से बीसी का स्ट्रेस कंडीशन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस टाउ वाई वाई और वाई कोऑर्डिनेट प्लस टाउ एक्स वाई, ठीक है। और मोहर सर्कल से बीसी का स्ट्रेस कंडीशन मेरे को क्या आया, 0, इन दोनों को इक्वेट करो तो टाउ वाई वाई कितना आ रहा है सर, 0 है सर। और टाउ एक्स वाई तो खैर पहले ही निकाल चुके हैं, वो प्लस पी आया क्या, इधर से देखो या इधर से देखो, दोनों से वही आया। ठीक है, मेरे को पूछ गया, अब मेरे को कैसे वैल्यू पूछा था, पहले टाउ एक्स एक्स फिर टाउ वाई वाई फिर टाउ एक्स वाई, इसके अनुसार अरेंज कर दो। मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, टाउ एक्स एक्स कॉमा टाउ वाई वाई कॉमा टाउ एक्स वाई। अच्छा, टाउ एक्स एक्स कितना आया, 0, टाउ वाई वाई कितना आया, 0, टाउ एक्स वाई कितना आया, प्लस पी। आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या है, 0, 0, तो कॉमा, कौन सा ऑप्शन पे आ रहा है, ऑप्शन करेक्ट आंसर, और ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन। So student, I will discuss the solution of this question. This is multiple choice question. क्या बोला इस क्वेश्चन में, the state of stress at a point under plane stress condition is sigma xx is 40 megapascal, sigma yy is 100 megapascal and tau xy is 40 megapascal. Simply sigma xx, sigma yy और tau xy की वैल्यू दिया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल फॉर गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना सर, सिग्मा xx इज 40 मेगापास्कल कॉमा सिग्मा वाई वाई इज 100 मेगापास्कल कॉमा टाउ एक्स वाई इज 40 मेगापास्कल। और इस प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए हम लोग को क्या निकालना है सर, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल का अगर हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें तो ये निकालना है क्या, हाँ सर, क्या होता है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। सिंपली इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स इज 40 माइनस सिग्मा वाई वाई इज 100 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इज 40। यहाँ से क्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, और वही पूछा है क्वेश्चन, कितना आएगा सर, ये 40 माइनस 100 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 50 मेगा पास्कल। क्लियर है, तो क्वेश्चन में रेडियस ऑफ मोहर सर्कल पूछा था, आ गया। अच्छा, मेगा पास्कल में ही पूछा और मेगा पास्कल में ही निकाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इज ई मेगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन में मेंशन्ड है, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज। तो स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट रोटेट्स लाइक अ रिजिड बॉडी at a point within the element the pressure is 1 unit. The radius of Mohr circle is characterized by the state at that point is. Very simple question है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, टू डायमेंशनल फ्लूइड एलिमेंट रोटेट्स लाइक अ रिजिड बॉडी एट ए पॉइंट विद इन द एलिमेंट द प्रेशर इज 1 यूनिट। अच्छा, प्रेशर एक्स डायरेक्शन हो चाहे वाई डायरेक्शन, दोनों में 1 यूनिट का ही आएगा क्या, क्या सर, तो प्रेशर एक्स डायरेक्शन में भी 1 यूनिट और वाई डायरेक्शन में भी 1 यूनिट। यहाँ मैं बोलूँ क्या, सिग्मा एक्स एक्स भी -1 है और सिग्मा वाई वाई भी -1 है, यस सर। तो हम लोग सिंपल, और इसके इसका रेडियस ऑफ सिग्मा एक्स एक्स इज -1, सिग्मा वाई वाई इज -1 एंड टाउ एक्स वाई इज 0। और इसके लिए हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। क्या होगा सर, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ, यस सर, सिग्मा एक्स एक्स इज -1 माइनस सिग्मा वाई वाई इज ऑल्सो -1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इज 0। और ये करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -1 + 1 0, तो ये 0 स्क्वायर, ये भी 0। इस केस में रेडियस ऑफ मोहर सर्कल कितना रहा है सर, 0। यहाँ रेडियस ऑफ मोहर डायरेक्ट निकल गया, आ रहा है सर 0। ठीक है, तो इसको का करेक्ट आंसर, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल फॉर दिस इज, तो दैट इज ऑफ। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या रहा है, इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 आर द एल्जेब्रिक लार्जेस्ट एंड स्मॉलर प्रिंसिपल। एल्जेब्रिक लार्जेस्ट मीन्स मैथमेटिकली ओरल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 3 इज मैथमेटिकली ओरल मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैथमेटिकली का यहाँ मतलब क्या है, जैसे अगर
तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस है 100, 20 एंड -50। तो 100 इज मैथमेटिकली मैक्सिमम, -50 इज मैथमेटिकली मिनिमम। मैग्नीट्यूड वाइज तो देखोगे तो 20 से ज्यादा है, बट उसको हम लोग एल्जेब्रिकली या मैथमेटिकली मिनिमम बोल सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, इसका आंसर बी होगा। इजिली समझा सकता हूं मैं क्वेश्चन में। ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अगर मैं तीन प्रिंसिपल स्ट्रेस को सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 से डिनोट करूं, एक्चुअल में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का तरीका होता है मैक्स ऑफ मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। इन तीनों में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा दैट विल बी ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। बट अगला सवाल आ रहा है सर इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा होगा? तो अगर सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस मैथमेटिकली सबसे ज्यादा होगा, और जो उसको अगर मैं एक बार के लिए सिग्मा मैक्स बोलूं, और जो प्रिंसिपल स्ट्रेस मैथमेटिकली सबसे कम होगा उसको एक बार के लिए मैं सिग्मा मिनिमम बोलूं, अगर उनका सब्सट्रैक्शन करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो इन तीनों में वो सबसे ज्यादा होगा। क्लियर पॉइंट? यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या होगा? इन तीनों में जो मैथमेटिकली सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम, बट ये मैथमेटिकली मिनिमम है ना, डिवाइड बाई 2। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरऑल मैक्सिमम। क्लियर पॉइंट? अच्छा, अभी मैथमेटिकली सिग्मा मैक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर? सिग्मा 1। मैथमेटिकली सिग्मा मिनिमम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिग्मा 3। ये होगा मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा। क्लियर पॉइंट? अब यहाँ अगर ये मैथमेटिकली मैक्सिमम है, मैथमेटिकली मिनिमम है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मॉड लगाने का जरूरत नहीं है। सिंपली इसका अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो कितना होगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है सर? ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट फॉर अ बॉडी इन प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज शोन इन फिगर बिलो। द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 10 किलो पास्कल, देन द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई इज। फिर तो क्वेश्चन में एक तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है, डायग्राम दिया है। अगर मैं दो 2D एनालिसिस के अंदर दो प्रिंसिपल स्ट्रेस लूँ, एक को सिग्मा 1 बोलूँ, एक को सिग्मा 2 बोलूँ। सिग्मा 1 अगर मैं मेजर वाले को बोल रहा हूँ, सिग्मा 2 माइनर वाले को बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन में मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी सिग्मा 2 की वैल्यू दी है क्या, और वो कितनी दी है? +10 किलो पास्कल। क्लियर पॉइंट? नाउ अब क्वेश्चन में ये स्ट्रेस कंडीशन तो दिया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन दैट इज सिग्मा एक्सएस की वैल्यू कितना है? +100 किलो पास्कल, क्योंकि टेंसाइल है, ध्यान से देखना। नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन दैट इज सिग्मा वाई वाई प्लस सिग्मा वाई के बराबर है, बट प्लस सिग्मा वाई ये इसकी वैल्यू नहीं दी। यही तो क्वेश्चन में आगे जाके पूछा है कि नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई इन किलो पास्कल। ठीक है, बट प्लस क्यों लिखा? क्योंकि एज ए टेंसाइल ड्रॉ करके दी। ये मेरा नोन है जो क्वेश्चन में निकालना है। अच्छा, शियर स्ट्रेस दिया है क्या? टाउ एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, ये भी शेयर है, ये भी शेयर है, और ये एक शेयर है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री शेयर है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई की वैल्यू 50 किलो पास्कल है, बट फॉर्मूले के हिसाब से +50 की -50। वैसे तो अगर तुम लोग केवल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो शेयर स्ट्रेस को प्लस लो या माइनस लो, शेयर स्ट्रेस के लिए बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर अभी हम लोग एनालिटिकल मेथड के हिसाब से साइन देखें, तो एनालिटिकल मेथड के हिसाब से शेयर स्ट्रेस का क्या साइन है कि अगर वर्टिकल प्लेन का शेयर लेमिना को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो प्लस ले लो, वर्टिकल का एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल का क्लॉकवाइज घुमाएगा, और अगर वर्टिकल प्लेन का शेयर लेमिना को क्लॉकवाइज घुमा रहे तो माइनस ले लो। क्लियर पॉइंट? या फिर सिंपली जो स्ट्रेस मैट्रिक्स का में शेयर स्ट्रेस का साइन कनेक्शन पढ़ते हो वो यूज कर लो। क्लियर पॉइंट? ठीक है, और वो यूज कर लो। मतलब अगर शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव फेस में पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, या नेगेटिव फेस में नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव, या पॉजिटिव फेस में नेगेटिव डायरेक्शन या नेगेटिव फेस में पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो शेयर स्ट्रेस नेगेटिव। बट इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपली वर्टिकल प्लेन का शेयर देखो। अगर वर्टिकल प्लेन का शेयर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो प्लस, क्लॉकवाइज घुमा रहे तो माइनस, वो मैट्रिक्स का ही साइन कनेक्शन फॉलो करेगा। और अभी मैं एनालिटिकल मेथड में वही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एनालिटिकल मेथड के साथ तो वर्टिकल प्लेन का शेयर लेमिना को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये +50। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग दो रिलेशन को हमेशा दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, ये दो रिलेशन तुम लोग को दिमाग में बैठा होना चाहिए। पहला रिलेशन तो सबको याद रहता है, ये दूसरा भूल जाते हैं। ठीक है, दोनों रिलेशन कहाँ से आया वो मैं समझा दूंगा, बट वो समझाने के लिए, बट ये दोनों रिलेशन तुम लोग को याद रखना है। एक रिलेशन क्या है कि सबसे पहले 2D स्ट्रेस कंडीशन में 2D एनालिसिस के अंदर किसी भी दो परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस का सम कांस्टेंट होता है। यहाँ पर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई करो, बस ये एल्जेब्रिक सम है ना, मतलब टेंसाइल को प्लस कंप्रेसिव को माइनस लेना है। तो ये दो परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस का सम है क्या? ये हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट हमेशा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के बराबर होगा। कारण क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और मेरे को पता है कि 2D एनालिसिस के अंदर जो दो प्रिंसिपल प्लेन मिलता है वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये भी दो परपेंडिकुलर प्लेन का नॉर्मल स्ट्रेस का सम हुआ क्या, और ये कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों बराबर होगा। एक रिलेशन तो ये हुआ। अगला रिलेशन क्या है सेकंड, कि प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का प्रोडक्ट दैट इज सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, ये जो प्रोडक्ट है ना ये हमेशा बराबर होगा सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई वाई
माइनस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये जो प्रोडक्ट है, ये दो रिलेशन याद रख रहा है। पहला तो चलो याद रहता है, दूसरा कई लोग भूल जाते हैं। तो ये दोनों रिलेशन एक और तरीके से याद रख सकते हो, बता दूंगा। जैसे हम लोग अगर इसका इस 2D स्ट्रेस कंडीशन के लिए एक बार स्ट्रेस मैट्रिक्स लिखे, तो ये सिग्मा एक्स होगा, डायगोनल एलिमेंट नॉर्मल स्ट्रेस को बताता है, ये नॉर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन। ये शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, और ये वाई एक्स होगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही टाउ एक्स वाई है, दोनों का वैल्यू सेम है। अच्छा, हम लोग को ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा क्योंकि ये दोनों रिलेशन याद रखना है, बट भूल गए तो ये कहाँ से आया है। ठीक है, हम लोग को ये पता है क्या, किसी भी स्ट्रेस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस देता है, और 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका दो आइगन वैल्यू होगा। तो एक आइगन वैल्यू सपोज लेमडा 1 को अभी मैं सिग्मा 1 से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ही प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। तो आइगन वैल्यू लेमडा 2 को मैं सिग्मा 2 से डिनोट कर देता हूँ। तो दो आइगन वैल्यू या दो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर होता है। सम ऑफ आइगन वैल्यू यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इसका डायगोनल एलिमेंट का सम यानी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा 2। ये वाला इक्वेशन एक और तरीके से वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू है दैट इज सिग्मा 1 सिग्मा 2, वो हमेशा मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। क्या ये आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टी है, मैथ में पढ़ते हो। तब इसका अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये क्या आएगा, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ये टाउ एक्स वाई इंटू वाई एक्स है, बट टाउ वाई एक्स है टाउ एक्स वाई के ही बराबर है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये रिलेशन है, ये दो रिलेशन पर तुम लोग के दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, इसलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ क्योंकि ये याद होना चाहिए। फिर और एकदम सिंपल एक दो बार रीड करोगे, क्योंकि ये दो रिलेशन से कई बार कई क्वेश्चन तुम लोग का आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन और दो ही अननोन है। कैसे दो अननोन है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में सिग्मा 2 दिया हुआ है, सिग्मा 1 अननोन हुआ। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में सिग्मा एक्सेस दिया है, सिग्मा वाई वाई अननोन हुआ, और इधर शियर स्ट्रेस आ रहा है तो वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ। अल्टीमेटली इन दो इक्वेशन में दो अननोन क्या क्या आ रहा है, सिग्मा 1 और सिग्मा वाई वाई, और अभी मेरे को सिग्मा वाई वाई की वैल्यू हो जाएगा। पुट करते जाओ, सिग्मा एक्स एक्स कितना है सर, प्लस 100 प्लस सिग्मा वाई वाई प्लस सिग्मा वाई है क्या, दैट इज इक्वल टू सिग्मा वन अननोन है प्लस सिग्मा टू कितना है, प्लस 10। यहाँ से मैं सिग्मा 1 इन टर्म्स ऑफ सिग्मा वाई निकाल लेता हूँ, आएगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू, निकालोगे तो 90 प्लस सिग्मा वाई आएगा क्या, फिर इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ। अगला ये जो रिलेशन है सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, ठीक है, सिग्मा 1 एक बार एजिटीज रहने देते हैं, इंटू सिग्मा टू कितना है सर, 10 मेगा किलो पास्कल, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्सेस 100 है इंटू सिग्मा वाई वाई माइनस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। टाउ एक्स वाई कितना है सर, टाउ एक्स वाई प्लस 50 है क्या, ठीक है, आएगा क्या। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को इक्वेशन 1 से सिग्मा 1 को 90 प्लस सिग्मा वाई से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, यस सर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम क्या कर सकते हैं, सिग्मा 1 को रिप्लेस कर दो 90 प्लस सिग्मा वाई। अब ये तो मैथमेटिक्स है ना, इस 10 को मैं नीचे ले जाता हूँ, और 10 को नीचे ले जाओगे तो 100 डिवाइड बाई 10 10 हो जाएगा, इंटू सिग्मा वाई वाई माइनस ये 50 इंटू 50, और 50 में डिवाइड बाई 10 करोगे तो 5 हो जाएगा, तो 50 इंटू 5 ये 250 आएगा। अब ये कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लोगे। अब इस इक्वेशन में एक ही अननोन बचा है, दैट इज सिग्मा वाई वाई, तो निकल जाएगा। क्या आएगा सर, सिग्मा वाई अगर फाइंड करोगे तो ये सिग्मा वाई इधर आएगा तो 10 सिग्मा वाई वाई की वैल्यू प्लस सिग्मा वाई है ना, तो वो वाई वाई, तो 10 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई, तो किधर बचेगा, 9 सिग्मा वाई बचेगा। क्या इसको लिख इधर रहा हूँ बट तो इधर ले गया हूँ, तो माइनस 250 को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 250 प्लस 90 कितना होगा 3। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाई सारा सिग्मा वाई 340 डिवाइड बाई 9 3, दैट इज 37.78 37.78 स्ट्रेसेस को अभी किलो पास्कल में लिया होता है। मेरे को सिग्मा वाई पूछा था, आ गया 37.78 किलो, कौन सा ऑप्शन से मैच करा है, प्लस है, मतलब जो एरो लेके चले वो सही है, मतलब वाई डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेस भी टेंसाइल है। अब क्वेश्चन में अगर मान लो मेरे को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछता सिग्मा 1, तो यहाँ सिग्मा वाई की वैल्यू पुट, बाकी अभी हाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन। तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज गिवन एज सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू टाउ एक्स जेड टाउ जेड एक्स टाउ वाई जेड टाउ जेड वाई सब जीरो है एक्सेप्ट टाउ एक्स वाई और वाई एक्स इज 50 मेगा पास्कल। क्लियर पॉइंट। तो मेरे को मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पूछा है इस केस का, क्लियर पॉइंट।
यहाँ स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है क्या? केवल ये प्योर शियर स्ट्रेस का कंडीशन है क्या? क्या सर प्योर शियर स्ट्रेस है? कुछ इस तरीके से लग रहा है कि केवल टाउ एक्स वाई और वाई एक्स आ रहा है क्या? यस सर, तो मैं केवल उसी को ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज मेरा टाउ एक्स वाई और ये दिस इज टाउ वाई एक्स। ये मैट्रिक्स के हिसाब से प्लस साइन कन्वेक्शन वाला डायरेक्शन ड्रॉ किया। फिर मैं टाउ एक्स वाई या वाई एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 50, और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द स्ट्रेस एलिमेंट जीरो। अब जो जीरो उसको जैसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ सोनी। ठीक है। अच्छा, ये प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन का केस है क्या? और प्योर शियर स्ट्रेस में अगर केवल वो वाला प्लेन दिया है जिसमें केवल शियर स्ट्रेस आ रहा है, मतलब वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला प्लेन है, दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्लियर पॉइंट? ये टाउ एक्स वाई वाई एक्स की वैल्यू 50 है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन है, यानी इस केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो +50 के बराबर है क्या? यस सर। अच्छा, अगर प्योर शियर स्ट्रेस के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस +50 के बराबर है, तो अगर इसका तुम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 निकालोगे तो वो +50 होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 निकालोगे तो -50 होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 भी अगर लिखना चाहो तो 0 होगा। ये प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन के याद रख सकते हो सर। लेकिन अगर हम लोग भूल गए, चलो भूल गए मान लो, तो उसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे? मेरे को यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, या तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 50 होगा तो सिग्मा 1 +50, सिग्मा 2 -50, क्योंकि ये प्योर शियर है। बाकी इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कैसे? ये 2D स्ट्रेस कंडीशन है क्या? हाँ सर, और 2D स्ट्रेस कंडीशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, 2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2। अभी लिख दे रहा हूँ, बट अभी तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 0 है, तो प्लस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई डिवाइड बाई 2। ये 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, प्लस टाउ एक्स वाई का, यहाँ से क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, और थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 3 एंड सिग्मा 3 कितना होगा? 0। यहाँ से सिग्मा 1, 2, सिग्मा एक्स भी 0, सिग्मा वाई वाई भी 0, तो ये भी 0 जाएगा, प्लस माइनस ये दोनों भी 0, ये केवल टाउ एक्स वाई आ रहा है 50 का स्क्वायर, यहाँ पुट कर दोगे तो √50 का स्क्वायर एंड सिग्मा 3 कितना है? यहाँ से क्या आ जाएगा सर? सिग्मा 1, 2 कितना आ रहा है सर? ±50 मेगा पास्कल आएगा क्या? सर एंड सिग्मा 3 कितना है? 0। या इसको सिंपल वर्ड में लिखूँ, प्लस लेने पे सिग्मा 1 मिलेगा, सिग्मा 1 कितना आएगा? 50 मेगा पास्कल, कॉमा माइनस लेने पे सिग्मा 2 मिलेगा -50 मेगा पास्कल, और सिग्मा 3 पता है मेरे को कितना है। यही तो मैं बोलना चाह रहा था। और इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन में अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 50 है, सिग्मा 1 +50, सिग्मा 2 -50 एंड सिग्मा 3 0। ठीक है। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा दैट विल बी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, और इन तीनों में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज 50 है क्या? यस सर। तो इस केस में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा मैक्स का मैग्नीट्यूड, the magnitude of maximum normal stress is, मेरे पर का करेक्ट आंसर कितना? मेगा पास्कल में ही पूछा हुआ। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, अ शाफ्ट विथ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू प्योर ट्विस्टिंग मूवमेंट, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज। डायग्राम मैंने अलग से बना लिया। एक शाफ्ट है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जिसका डायमीटर d है, इट इज सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्सो मूवमेंट t, और व्हाट वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू ओवरऑल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अच्छा, जो ओवरऑल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा क्या वही नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? मैं बोल सकता हूँ कि वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ टाउ मैक्स एंड सिग्मा मैक्स। क्लियर पॉइंट? अब ध्यान देना, सबसे पहले तो टॉर्सन के कारण डायरेक्टली क्रॉस सेक्शन में टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा। क्लियर पॉइंट? और उसके अगर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगा? तो इस शाफ्ट ए बी पे हम लोग कोई भी क्रॉस सेक्शन ले ले, किसी भी क्रॉस सेक्शन का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा वही ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा टॉर्सन के कारण। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस ए बी के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन मोमेंट और अभी क्रॉस सेक्शन सेम है क्या? तो ये एनालिसिस किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को लेके कर सकते हो। तो सपोज मैं इस सेक्शन को लिया और इस सेक्शन पे अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालूं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा? टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसी भी क्रॉस सेक्शन का निकालने का फॉर्मूला होता है T/J × R max। वही चीज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए 16 T/πd³ हो जाता है क्या? लेकिन वो आएगा कहां पर सर? इस क्रॉस सेक्शन के आउटर लेयर के पॉइंट पे आएगा क्या? हाँ सर। अब आउटर लेयर का कोई भी पॉइंट ले लो क्योंकि सब में बराबर आएगा, तो मान लो मैं टॉप पॉइंट ले लिया, इस टॉप पॉइंट के क्रॉस सेक्शन पे टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो टॉप पॉइंट को मैं ए से डिनोट किया हूं, तो ए पॉइंट पे जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा क्या वही टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा क्या? हाँ सर। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? T/J × पॉइंट ए का सेंट्रोइड से रेडियल डिस्टेंस, और मैक्सिमम शियर के बराबर ही आएगा, और वो टॉर्सन के कारण सिंप्लीफाई करोगे तो 16 T/πd³ के बराबर होता है क्या? ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए फॉर्मूला मेरे को पहले से पता है।
इट विल बी 16t/πd। ये टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर है जो क्रॉस सेक्शन पे आएगा। क्लियर पॉइंट? आ जाएगा ये सर 16t। टी की वैल्यू कितनी है? अच्छा हम लोग को तो रेशियो निकालना है ना, तो इट विल बी 16t/πd3। अच्छा अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करें, क्योंकि हम लोग को पॉइंट ए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का रेशियो पूछा है, तो ध्यान देना पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन में तो टॉर्सन के कारण शियर आ रहा है, बट किसी इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस भी आ सकता है क्या? और नॉर्मल स्ट्रेस आएगा तो प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो उसके लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ए का स्ट्रेस कंडीशन ड्रॉ करना। अगर मैं पॉइंट ए का स्ट्रेस कंडीशन ड्रॉ करूं, एक बार के लिए अगर तुम लोग एग्जैक्ट ड्रॉ करना चाहो तो मैं 3D में ड्रॉ करूं तो कुछ वो कैसा ड्रॉ होगा? क्लियर पॉइंट? पर इसका एक तुम लोग समरी याद रख सकते हो ताकि बार बार ये चीज ना करना पड़े, पर उस समरी को भी याद रखने के लिए पहले एग्जैक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तब वो ये पॉइंट है, इस डायग्राम को मैं जूम करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा टॉर्सन के कारण शियर तो क्रॉस सेक्शन पे आएगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 16t/πd3 है और वो पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है, बट क्रॉस सेक्शन पे आएगा। तो सपोज ये पॉइंट ए का क्या ये राइट साइड का क्रॉस सेक्शन होगा क्या? हाँ, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉइंट ए, राइट साइड क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉइंट ए। क्लियर है? सिमिलरली ये पॉइंट ए का लेफ्ट साइड का क्रॉस सेक्शन होगा। ध्यान से समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अब टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर तो क्रॉस सेक्शन पे आएगा, और वो कुछ कैसा आएगा? अगर मेरा टॉर्सन मूवमेंट कुछ इस तरीके से है, राइट हैंड थंब रूल लगा के डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर टॉर्सन मूवमेंट कुछ इस तरीके से है तो ये देखो कि ये जो टॉर्सन, अगर राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में पता कर रहे हो तो इधर का रेजिस्टेंस देखो, तो ये देखो ये जो टॉर्सन मूवमेंट है पॉइंट ए को किधर ले जाने की कोशिश कर रहा है? पॉइंट ए को अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है क्या? तो पॉइंट ए पे जो टॉर्सन शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन होगा ना, अगर एग्जैक्ट ड्रॉ करने लगे तो वो कुछ ऐसा होगा, और यही टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर है, वो एक अलग चीज है। क्लियर? बट ये कुछ ऐसा होगा। क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी है? 16t/πd3। ये पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन में आएगा, राइट साइड के क्रॉस सेक्शन में ऐसा है तो लेफ्ट साइड के क्रॉस सेक्शन में कुछ ऐसा होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर ये चीज क्लियर है, ठीक है। पॉइंट ए के क्रॉस सेक्शन में ठीक है। अच्छा अगर इस क्रॉस सेक्शन में ऐसा शियर आ रहा है तो हम लोग को पता है क्या, शियर स्ट्रेस कभी भी अकेला नहीं आता। जब भी किसी प्लेन पे शियर स्ट्रेस आ रहा है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री शियर आ रहा है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री शियर है ये लेमिना को ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सामने के प्लेन और पीछे के प्लेन पे आएगा क्या? हाँ सर। और कॉम्प्लीमेंट्री शेयर कुछ इस तरीके से आएगा क्या? हाँ सर। तो ये पॉइंट ए का स्ट्रेस कंडीशन हो गया। अब इससे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू हर चीज निकाल सकते हैं, और देख सकते हो कि पॉइंट ए जो है ना वो प्योर शेयर स्ट्रेस कंडीशन से सब्जेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर मैं इसका एक समरी बता रहा हूँ, समरी को ध्यान रखना। समरी ये है कि जब भी ना तुम लोग टॉर्सन के कारण किसी भी पॉइंट का शेयर स्ट्रेस कंडीशन ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेस कंडीशन हमेशा 2D स्ट्रेस कंडीशन होगा। कैसे? अगर इस पॉइंट ए के स्ट्रेस कंडीशन को अगर मैं टॉप से देखूं तो मैं सारा का सारा स्ट्रेस को विजुलाइज कर पाऊंगा क्या? हाँ सर। मतलब ये 2D स्ट्रेस कंडीशन है। तो बस एक चीज याद रखो कि जब भी टॉर्शन स्ट्रेस कंडीशन ड्रॉ करे हो ना किसी भी पॉइंट का, जब भी प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना ऑब्जेक्टिव हो, तो ये विजुलाइजेशन भी करने का जरूरत नहीं है। एक समरी याद रखो कि 2D स्ट्रेस कंडीशन आएगा, और मैं केवल वो वाला व्यू ड्रॉ करूंगा कि जिसमें वो 2D स्ट्रेस कंडीशन विजुलाइज हो, चाहे वो टॉप व्यू हो, बॉटम व्यू हो, साइड व्यू। जैसे इस केस के लिए वो टॉप व्यू होगा, बट वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली बस दिमाग में रखना मैं वो वाला व्यू ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें वो 2D स्ट्रेस कंडीशन विजुलाइज हो। जैसे इस केस के लिए उसका कौन सा व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा? सर टॉप व्यू। तो मैं यहां पर टॉप व्यू ड्रॉ कर दूं क्या? हाँ सर। और टॉप व्यू ड्रॉ करोगे तो टॉप व्यू से पहले तो ये वाला सेक्शन दिखेगा। हाँ सर ठीक है। अच्छा टॉप व्यू अगर जब ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो शियर स्ट्रेस है इसका टॉप व्यू मतलब ये ऐसा है, और टॉप व्यू मतलब इसको एरो रोटेट करके ऐसे सामने ले आऊंगा क्या? तो ये एरो ऊपर की तरफ दिखेगा क्या? अच्छा ये ऊपर की तरफ दिखेगा तो इधर नीचे दिखेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री परपेंडिकुलर प्लेन पे आएगा जो क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये पॉइंट ए का शियर स्ट्रेस कंडीशन हो गया, यही टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर है, और इसकी वैल्यू अभी कितनी आई है सर? 16t/πd3। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर बस ये याद रखे हो ना कि पॉइंट ए पे 2D स्ट्रेस कंडीशन होगा तो सीधा वो व्यू ड्रॉ करो जिसमें 2D आएगा। अच्छा अब 2D में और शियर है तो यहाँ एलोंग एरो बनाना है, तो यही तो डाउट आएगा ना, ये क्रॉस सेक्शन है राइट साइड का, ऊपर लू कि नीचे लू? कुछ भी ले लो। जैसे अभी मैं ऊपर लिया हूं सर, नीचे ले लोगे तो नीचे ले लोगे तो वो बॉटम व्यू हो जाएगा। जैसे अभी टॉप व्यू बनाया उसकी जगह वो बॉटम व्यू हो जाएगा। तो एरो में दिमागी मत लगाना टॉर्सन गैट शियर में, अगर तुम लोग 2D स्ट्रेस वाला व्यू बना रहे हो तो सिंपली बस ध्यान रखना है ये वाला व्यू है जिसमें 2D स्ट्रेस कंडीशन विजुलाइज होगा। अब 2D स्ट्रेस विजुलाइज होगा तो यहाँ पर ऐसा एलोंग एरो बनाना है क्योंकि शियर आ रहा है, और जो सामने से विजुलाइज हो। अब सामने से विजुलाइज हो और एलोंग एरो या तो ऊपर बनाऊंगा या नीचे, जो मन कर रहा हो वो बना दो। तो सर मैं इधर ऊपर बना दिया। अच्छा इधर ऊपर आएगा तो इधर नीचे, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉकवाइज घुमाएगा। बस ये ड्रॉ करना क्रॉस। तो मेरे को ये दिख रहा है कि आप पॉइंट ए पे ये टॉप व्यू बनाया तो कौन सा स्ट्रेस कंडीशन आ रहा है सर? प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन। फिर अब इसको चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया इस केस में अगर प्योर शियर स्ट्रेस आ रहा है
और उसकी वैल्यू 16t अपॉन पाई डी क्यूब है, और अभी प्योर टाउ के अलावा और कुछ स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो यही ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा क्या? हाँ सर, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। बाकी इस केस में ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आएगा सर? 16t अपॉन पाई डी क्यूब के बराबर आएगा क्या? क्लियर? प्योर शियर स्ट्रेस के कंडीशन के केस में, प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन के केस में डायरेक्ट अगर उस प्लेन का शियर दिखाया है जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो जो उस प्लेन का शियर, यहाँ भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आ रहा है, यही ओवरऑल मैक्सिमम शियर होता है। इस केस में ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा? 16t अपॉन पाई डी क्यूब। क्लियर? किसी को भी कंफ्यूजन? ये हो गया। अच्छा, अगला मेरे को क्या निकालना है? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है ना, तो प्योर शियर स्ट्रेस के कंडीशन में जो सिग्मा 1 होता है ना, अगर टाउ मैक्स 60t अपॉन पाई डी क्यूब है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 होता है 16t अपॉन पाई डी क्यूब, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 होता है -16t अपॉन पाई डी क्यूब, और थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 3 होता है 0। थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 3 होता है 0। और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा क्या? और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है दैट इज सिग्मा मैक्स, क्या वो 16t अपॉन पाई डी क्यूब है क्या? तो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो गया? 16t अपॉन पाई डी क्यूब। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मेरे को क्या पता है इस केस में? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपॉन सिग्मा मैक्स का अगर रेशियो निकालोगे, क्या आएगा? टाउ मैक्स भी 16t अपॉन पाई डी क्यूब, और ये भी 16t अपॉन पाई डी क्यूब। ये रेशियो कितना आएगा सर? ये पूछा था क्या? ओवरऑल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस। अगर प्योर शियर के लिए कंक्लूजन याद नहीं है तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। सिंपली क्या करना, इसको टाउ एक्स वाई बोल देना। सिग्मा एक्स एक्स जीरो है, सिग्मा वाई वाई जीरो है, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 निकल जाएगा, सिग्मा 1 पक्का इसके बराबर आएगा, सिग्मा 2 पक्का इसके बराबर आएगा, सिग्मा 3 जीरो, और टाउ मैक्स निकालोगे तो पक्का इधर आएगा। स्ट्रेस के लिए तो फॉर्मूला तो पता ही है, और प्योर शियर स्ट्रेस कंडीशन के लिए कंक्लूजन ध्यान रख सकते हैं। हाँ तो क्लियर है क्या? तो इस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का अगर हम लोग को रेशियो पूछा था, रेशियो कितना है सर? 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इन अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट आर सिग्मा एक्स इज 20 मेगापास्कल, सिग्मा वाई इज 80 मेगापास्कल, एंड सिग्मा एक्स वाई और टाउ एक्स वाई इज 40 मेगापास्कल। तो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन किया है? सिग्मा एक्स इज 20 मेगापास्कल, यस सर। सिग्मा वाई इज 80 मेगापास्कल, एंड सिग्मा एक्स वाई और टाउ एक्स वाई इज 40 मेगापास्कल, एंड स्ट्रेस कंडीशन इज प्लेन स्ट्रेस। नाउ वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में ना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द पॉइंट बोला हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग जब तक ये वर्ड मेंशन नहीं किया है कि हम लोग को 2D एनालिसिस के अंदर का टाउमेक्स यानी इन प्लेन टाउमेक्स निकालना है कि एब्सोल्यूट टाउमेक्स, यानी हम लोग को एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का करा, और एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो एब्सोल्यूट टाउमेक्स होगा। ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में एब्सोल्यूट और इन प्लेन दोनों बराबर आ जाए तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। बट अगर मेरे को क्वेश्चन में केवल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द पॉइंट बोला हुआ है, तो हम लोग पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑप्शन पे नहीं है, तब हम लोग इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला कोई ऑप्शन को टिक करेंगे। ये चीज को एक बार दिमाग में सेट कर लो। जैसे अभी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोला, और अगर मेरे को एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है तो पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, 2, ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है पहले तो लिख देता हूँ। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, 2, ये तो फॉर्मूले से निकल जाएगा। क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस लोगे तो सिग्मा 1, माइनस लोगे तो सिग्मा 2। इसके अलावा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 भी 0 होगा क्या? थर्ड भी लेना पड़ेगा ना। हो गया, क्या आ जाएगा यहाँ से? सिग्मा 1, 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इज 20 प्लस सिग्मा वाई इज 80 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स इज 20 माइनस सिग्मा वाई इज 80 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इज 40। एंड चूंकि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 3 0। अब यहाँ पर प्लस साइन लोगे तो सिग्मा 1 आ जाएगा क्या? ये कितना? अब तो ये कैलकुलेशन है, 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये 60 माइनस 60 डिवाइड बाई 2 माइनस 30 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, रूट लोगे तो 50 आएगा। इट इज कमिंग 50 प्लस माइनस 50, प्लस लोगे तो 50 प्लस 50 100 मेगा पास्कल, तो सिग्मा 1 आ गया 100 मेगा पास्कल। माइनस लोगे तो 50 माइनस 50, इस केस में सिग्मा 2 0 आया क्या? वो अपने आप हो गया। और थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 भी क्या है?
यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों निकल गए। और जैसे ही तीनों निकल गया तो एब्सोल्यूट या एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्स ऑफ मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है, या सिंपली क्या कर सकते हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में एल्जेब्रिकली मैक्सिमम वैल्यू देख लो। एल्जेब्रिकली मैक्सिमम वैल्यू 100 है क्या, एल्जेब्रिकली मिनिमम वैल्यू देख लो वो 0 है क्या, तो मॉड 100 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 भी करोगे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। और वो कितना आएगा इस केस में, मैक्स ऑफ तीनों निकाल के देखना चाहो तो निकालो, सिग्मा 1 इज 100 माइनस सिग्मा 2 इज 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा सिग्मा 2 इज 0 माइनस सिग्मा 3 इज ऑल्सो 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा सिग्मा 1 इज 100 माइनस सिग्मा 3 इज 0 डिवाइड बाई 2। और इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो 50 0 50, इन तीनों में मैक्सिमम 50 है क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस केस में कितना आएगा 50। क्लियर पॉइंट। अब हम लोग ये देखेंगे 50 ऑप्शन में है कि नहीं, अदरवाइज हम लोग इन प्लेन वाला निकालते। खैर यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तुम लोग इन प्लेन वाला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। इन प्लेन इसको बोलते हैं क्या, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, या रेडियस ऑफ मोहर सर्कल को। अगर यहाँ तुम लोग रेडियस ऑफ मोहर सर्कल या इन प्लेन मैक्सिमम शियर निकालते तो 50 ही आता। ठीक है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कितना आया 50। इसमें खैर दोनों सेम है तो फर्क नहीं पड़ता, बट पहले जब भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द पॉइंट बोला हुआ है तो वो निकालने का एक्चुअल तरीका यही होता है। ठीक है, तो पहले ये निकालना, अगर ये ऑप्शन में नहीं है और इन प्लेन वाला अलग आ रहा है तब इन प्लेन वाला टिक करना, अदरवाइज पहले ये टिक करना। अगर ये चीज अगर गेट में फॉलो नहीं किया है, गेट में क्लेम करने का ऑप्शन होता है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले पहले अच्छे से स्पेसिफाई नहीं करता था, आजकल गेट में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें स्पेसिफाइड रहता है। और अगर मेरे को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द प्लेन पॉइंट बोला हुआ है और कंफर्म है तुम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तीनों की वैल्यू जान रहे हो, फिर हमेशा एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पहले निकालना। तो अभी कितना आ रहा है 50 मेगा पास्कल, ये ऑप्शन सी में मेंशन्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डन। तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। दिस इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इज गिवन बाय सिग्मा एक्स इक्वल टू -6 मेगा पास्कल। सिग्मा एक्स गिवन है, इट इज -6 मेगा पास्कल, यस सर। सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4 मेगा पास्कल एंड टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू -8 मेगा पास्कल। क्लियर पॉइंट। और मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा टी मैक्स। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2, थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस तो सिग्मा 3 0 होगा, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में जो पॉजिटिव साइन में सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर पॉइंट। पॉजिटिव साइन में जो सबसे ज्यादा होगा, पहले सिग्मा 1 कॉमा 2 निकाल लो। यस सर, कैसे निकालेंगे, सिग्मा 1 कॉमा 2, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस रेडियस ऑफ मोहर सर्कल हुज फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 का तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिग्मा 1 कॉमा 2, सिग्मा एक्स इज -6 प्लस सिग्मा वाई इज 4 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स इज -6 माइनस सिग्मा वाई इज 4 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इज -8, तो ये -8 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा 1 कॉमा 2 -6 प्लस 4 -2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो -1 आएगा क्या, प्लस माइनस, ये कितना आएगा -6 -4 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर 25 प्लस 8 8 जा 64 89 देन स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 9.434। कैलकुलेशन चेक कर लेना, 9.434। यस 9.434 आ रहा है, ये आ गया क्या। हाँ सर, अब इसमें जैसे ही मैं प्लस साइन लूंगा तो सिग्मा 1 आ जाएगा, और सिग्मा 1 कितना आएगा, -1 प्लस 9.434, इट इज कमिंग 8.434 मेगा पास्कल। माइनस साइन लोगे तो सिग्मा 2 आ जाएगा, सिग्मा 2 कितना आएगा, -1 माइनस 9.434 -1 माइनस 9.434, इट इज कमिंग -10.434 मेगा पास्कल। और इन दोनों में चूंकि मैक्सिमम टेंसाइल पूछा है ना, तो पॉजिटिव साइड में जो सबसे ज्यादा है दैट विल बी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। और मैग्नीट्यूड देखोगे ना मॉड लगा के, और पॉजिटिव साइड में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कितना है, 8.434 मेगा पास्कल है क्या, यस सर। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा, 8.44 मेगा पास्कल। क्लियर पॉइंट। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज कमिंग 8.434 मेगा पास्कल। क्लियर पॉइंट।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस मेगा पास्कल में ही पूछा था, कितना आ रहा है 8.4। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8.4। okay so student now we'll discuss the solution of this question. This is multiple choice question. क्या पर इस क्वेश्चन में the state of plane stress at a point is given by sigma x 200 megapascal, sigma y 100 and tau xy 100 megapascal और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोला हुआ है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है और सिग्मा एक्स कितना दिया है सर 200 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई इज 100 मेगा पास्कल एंड टाउ एक्स वाई इज 100 मेगा। क्लियर है? और हम लोग को क्या निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द पॉइंट। अच्छा कभी भी ना मेरे को प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, प्लेन स्ट्रेस मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकल जाएगा फॉर्मूले से डायरेक्ट, और प्लेन स्ट्रेस का मतलब ही होता है क्या सिग्मा 3 0, यस सर। और उस केस में अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने बोला है, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन का केस है। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालें कि इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालें। कई केस में तो दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जब दोनों की वैल्यू अलग आ रही है तो कौन सा वैल्यू देना है, इन प्लेन मैक्सिमम कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये कंफ्यूजन का केस है। अब ध्यान देना एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ना, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि इन प्लेन निकालना है कि एब्सोल्यूट निकालना है, तो पहले हमेशा एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना। अगर वो ऑप्शन में मेंशन्ड है तो उसको हम लोग टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मेंशन नहीं है तो हम लोग इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे। इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमेशा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पहले गेट में क्वेश्चंस प्रेप होते थे ना 2011, 2012, 2009, 2010, उसमें जनरली इतना स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता था कि एब्सोल्यूट निकालना है कि इन प्लेन निकालना है। क्लियर पॉइंट। और हो सकता है कि वो केवल मैक्सिमम शेयर देके कभी इन प्लेन का आंसर को टिक कर दे, कभी एब्सोल्यूट के आंसर को टिक कर दे। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन गेट में आ रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है, खासकर जब से गेट में क्लेम करने का ऑप्शन आया है। ठीक है, तो हमेशा पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर निकाला, अगर वो ऑप्शन में है तो उसको टिक करना, अदरवाइज फिर इन प्लेन वाला निकाला। तुम लोग बोलोगे सर अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों ऑप्शन में तो जाहिर सी बात है एब्सोल्यूट वाले को टिक करना, बट अगर गेट ने ऑफिशियल आंसर की में इन प्लेन को टिक कर दिया है तो गेट में क्लेम करने का ऑप्शन है, आपको मार्किंग मिल जाएगा। और अभी रिसेंट के क्लेम में ये देखा गया है कि अगर आप एब्सोल्यूट को टिक करके आ रहे हो तो उसी को ज्यादातर सही करके चलता है। तो अभी करंट सिनारियो के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि और ये बात सही भी कि एक्चुअल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, तो क्वेश्चन में केवल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द प्लेन, सॉरी इन द पॉइंट, इन द मटेरियल पूछा है, कहीं भी प्लेन वर्ड यूज नहीं किया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले पार्ट में। तो वहां पर पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना, इसको मैं टाइम लेके इसलिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑप्शन में नहीं है तो इन प्लेन वाले को टिक। क्लियर पॉइंट। बट मैं ये 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि अगर दोनों ऑप्शन में तो गेट किसको टिक किया होगा जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा, लेकिन अगर तुम लोग एब्सोल्यूट को टिक करके आए हो तो गेट में क्लेम करने का ऑप्शन है, तो उसके लिए तुम लोग को चिंता करने की जरूरत। ठीक है, जैसा अभी मेरे को क्वेश्चन में प्लेन स्ट्रेस बोला, इसका मतलब ही होता है ना कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 आएगा, थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 0 होगा। अच्छा सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालने के लिए पहले रेडियस ऑफ मोहर सर्कल निकालो, दैट इज कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होगा, और यही इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। तो निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से रेडियस आ जाएगा, क्या होगा सर स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स कितना है 200 माइनस सिग्मा वाई इज 100 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इज 100 स्क्वायर। फिर तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कैपिटल आर कितना आएगा 200 माइनस 100 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 50 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 111.8 मेगा पास्कल। ये अभी रेडियस ऑफ मोहर सर्कल है और इसको इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, बट ओवरऑल का अभी नहीं पता। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या निकाल के देख लेते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। उसके लिए प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, 2 निकालना पड़ेगा क्या। हाँ सर, अब प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पता है कि चूंकि ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, 2 का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर, प्लस लेने पे सिग्मा 1 माइनस लेने में सिग्मा 2 मिल जाएगा। एंड थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 3 कितना होगा 0, सिग्मा 1, 2 आ जाएगा। ये क्या आएगा सिग्मा एक्स इज 200 प्लस सिग्मा वाई इज 100 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर आर इज 111.8 एंड थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 3 कितना होगा 0। तो अगर प्लस साइन लोगे तो सिग्मा 1 निकल जाएगा, कितना आएगा सिग्मा 1 200 प्लस 100 इज 300 डिवाइड बाई 2 इज 150 प्लस 111.8 करोगे तो सिग्मा 1 इज कमिंग 261.8 मेगा पास्कल। माइनस साइन लोगे तो सिग्मा 2 आ जाएगा, कितना आएगा 150 माइनस 111.8, इट इज कमिंग
38.2 मेगा पास्कल सिग्मा 2, ठीक है, और 38.2 मेगा पास्कल कैलकुलेशन चेक कर लेना। एंड थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा 3 कितना है। अब मेरे को क्या निकालना है सर, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स पहले निकाल लेते हैं। और एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होगा, इसको मैं टाउ मैक्स एब्सोल्यूट लिख देता हूँ। अगर ये ऑप्शन मिल गया तो मैं इसको टिक करूंगा, अदरवाइज इन प्लेन वाले को टिक करूंगा। अच्छा, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कैसे कर सकते हो, मैक्सिमम ऑफ मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। क्लियर पर, और उसको डायरेक्ट ए से भी निकाल सकते हो। इन तीनों में देखो मैथमेटिक एल्जेब्रिकली मैक्सिमम वैल्यू कौन सा, एल्जेब्रिकली मैक्सिमम ये है क्या, एल्जेब्रिकली मिनिमम यानी मैथमेटिकली मिनिमम वैल्यू देखो वो 0 है क्या, तो एल्जेब्रिकली मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई 2 करोगे तो भी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, या सिंपली मैक्स ऑफ मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, इसको अलग कलर से लिख देता हूँ वहाँ, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आएगा, यस सर, अच्छा इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या आएगा, टाउ मैक्स, इट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड सिग्मा 1 इज 261.8 माइनस सिग्मा 2 इज 38.2 डिवाइड बाई 2। ये जो पहला पार्ट है यही इन प्लेन टाउ मैक्स होता है। मॉड सिग्मा 2 इज 261.8 माइनस सिग्मा 3 0 है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्या, सॉरी सिग्मा 2 इज 38.2, सिग्मा 2 इज 38.2, सिग्मा 3 0 है तो ये डिवाइड बाई 2 कॉमा सिग्मा 1 इज 261.8 माइनस सिग्मा 3 इज 0 सो डिवाइड बाई 2, ये आएगा क्या। अगर मैं एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम, अगर मैं टाउ मैक्स एब्सोल्यूट निकालूं, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट क्या आएगा, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा यही वैल्यू आएगा 261.8 डिवाइड बाई 2। इतना कैलकुलेशन नहीं करना है ना, तो सिंपल वो पार्ट को निकाल लो जिसमें एब्सोल्यूट सिग्मा, सॉरी जिसमें मैथमेटिकली सिग्मा मैक्स आ रहा है और मैथमेटिकली सिग्मा मिनिमम, मतलब साइन के साथ देखोगे, मैथमेटिकली बोल रहा हूँ, और उस वो पार्ट का मैथमेटिकली सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2 करोगे तो इन तीनों में सबसे ज्यादा के बराबर ही आएगा, विच इज कमिंग 130.9 मेगा पास। क्लियर, अभी इसको ये हो गया, ठीक है ये हो गया। अच्छा ये हो गया, ये क्या ऑप्शन में है क्या 130.9, नहीं है सर, और नहीं है इसलिए सिंस tau max absolute is not in option, therefore हम लोग क्या निकालेंगे, टाउ मैक्स इन प्लेन, और टाउ मैक्स जो इन प्लेन है वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल दैट इज कैपिटल आर, या ये जो फर्स्ट पार्ट है वो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल ही होता है, ठीक है ठीक है। तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 111 पॉइंट, तो क्या बोलेंगे करेक्ट आंसर फिर जाएंगे, जो इन प्लेन मैक्सिमम है दैट इज 111.8 मेगा। बट अगर मेरे को ये ऑप्शन में मिलता तो इसको टिक, ये ऑप्शन में नहीं है मतलब इन प्लेन मिला, यहाँ कंफ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि एब्सोल्यूट वाला ऑप्शन में, कंफ्यूजन तब होता जब दोनों ऑप्शन में होता, दोनों ऑप्शन में, तो फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि इन प्लेन निकालना है कि एब्सोल्यूट, तो इन एब्सोल्यूट वाला निकाल के आओ, गेट में क्लेम करने का ऑप्शन है, क्योंकि रिसेंट में जो क्वेश्चन आया है उसके बेसिस पे हम लोग जज करेंगे ना। रिसेंट में जैसे इस बार गेट 2023 में एक्सी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें सिग्मा 1 दिया था, सिग्मा 2 दिया था, प्लेन स्ट्रेस बोला था, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द मटेरियल बोला था, मेंशन तो नहीं किया कि इन प्लेन निकालने की एब्सोल्यूट, और वहां एब्सोल्यूट अलग आ रहा था, इन प्लेन अलग आ रहा था, और गेट ने ऑफिशियल आंसर की मैं एब्सोल्यूट को सही मान के चला। तो रिसेंट के बेसिस में हम लोग जज करेंगे, ना कि पास्ट पेपर के बेसिस कि रिसेंट इज रिसेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन है, बट यहाँ पर इन प्लेन ही ऑप्शन में, तो दिमाग लगाने की जरूरत है। तो स्टूडेंट अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इन अ प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम आर सिग्मा 1 100 मेगा पास्कल, सिग्मा 2 40 मेगा पास्कल, और प्लेन स्ट्रेस बोला, इसका मतलब सिग्मा 3 0, प्लेन स्ट्रेस बोल दिया है, नहीं बोला होता तो हम लोग 1 और 2 के बीच का टाउ मैक्स निकालते हैं, बट यहाँ प्लेन स्ट्रेस बोल दिया, इसका मतलब ही होता है सिग्मा 3 0, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी। यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान देना, मेरे को सिग्मा 1 दिया हुआ है सर, कितना, सिग्मा 1 इज 100 मेगा पास्कल, कॉमा सिग्मा 2 इज 40 मेगा पास्कल, एंड चूंकि प्लेन स्ट्रेस बोला है तो सिग्मा 3 कितना होगा 0, और मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम शियर, और अगेन मैक्सिमम में बताया नहीं कि इन प्लेन की एब्सोल्यूट, तो मैं क्या बोला, पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालो, अगर वो ऑप्शन में तो उसको टिक करके आना, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर इन प्लेन वाला टिक करोगे। हो सकता है कि गेट ने या तुम लोग को किसी बुक में इन प्लेन वाला आंसर मिल जाए अगर दोनों ऑप्शन में है,
बट मोर एक्यूरेट आंसर होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रिसेंट के पेपर के जजमेंट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और गेट में फिर क्लेम करने का ऑप्शन है। जैसे अगर यहाँ हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालें, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट क्या होगा सर, मैक्स ऑफ मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, कॉमा मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आएगा क्या आएगा, मैक्स ऑफ मॉड सिग्मा 1 इज 100 माइनस सिग्मा 2 इज 40 डिवाइड बाई 2, कॉमा सिग्मा 2 इज 40 माइनस सिग्मा 3 इज 0, 0 पुट करोगे तो माइनस 0 ही हो जाएगा डिवाइड बाई 2, कॉमा सिग्मा 1 इज 100 सिग्मा 3 इज 0 बाई 2। इन तीनों में सबसे ज्यादा है, ये कितना आएगा 100 माइनस 40 60 डिवाइड बाई 2 30, ये 20 और ये 50। इन तीनों में सबसे ज्यादा 50 मेगा पास्कल है क्या, यस सर। तो टाउमैक्स जो मेरा एब्सोल्यूट है, टाउमैक्स जो एब्सोल्यूट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 50 मेगा पास्कल। अब ये ऑप्शन में है कि नहीं देखो, टाउमैक्स 50 कितना आ रहा है सर 50 मेगा पास्कल, और ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। इन तीनों में देखो मैथमेटिकली मैक्सिमम क्या है 100, मैथमेटिकली मिनिमम क्या है 0, तो जो मैथमेटिकली मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई 2 करो तो एब्सोल्यूट टाउमैक्स आ जाएगा विच इज 50 मेगा पास्कल। क्या 50 मेगा पास्कल ऑप्शन में है क्या, हाँ सर है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग किस ऑप्शन को करके आएंगे, बी। अच्छा अगर मान लो गेट में गलती से इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल दिया हो, इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, इन प्लेन क्या होता है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच जो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल है यानी मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, और वो करोगे, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, मैं उसको बोल के बता दे रहा हूं, तो आएगा तो 30 मेगा पास्कल आएगा। चलो निकाल भी लेते हैं। अगर मैं टाउमैक्स इन प्लेन निकालूं, टाउमैक्स इन प्लेन निकालो, टाउमैक्स इन प्लेन क्या होगा सर, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, या सर सिग्मा 1 इज 100 माइनस सिग्मा 2 इज 40 डिवाइड बाई 2, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टाउमैक्स इन प्लेन कितना आएगा सर, टाउमैक्स इन प्लेन इज कमिंग 100 माइनस 40 दैट इज 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30 मेगा। और ध्यान देना है यहाँ 30 मेगा पास्कल भी ऑप्शन में है, 30 मेगा पास्कल भी ऑप्शन में है। तो हम लोग इन प्लेन पूछा है तो 30, एब्सोल्यूट पूछा है तो 50, नहीं बताया तो पहले एब्सोल्यूट निकालो, एब्सोल्यूट 50 ऑप्शन में है तो उसको टिक करके आएंगे। हो सकता है कि गेट ने खैर 2008 का तो ऑफिशियल आंसर की तुलना को मिलेगा भी नहीं, बट अगर ऑफिशियल आंसर की मिला तो हो सकता है उसने सी को टिक किया होगा। तो अभी रिसेंट में क्लेम करने का ऑप्शन है, हम लोग उसको क्लेम कर लेंगे, फेयर पॉइंट। बट हमेशा पहले किसको टिक करो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को। ये रिसेंट पे जो क्वेश्चन आया है उसके जजमेंट के बेस पे हम लोग कंक्लूड, इसलिए हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे,